हाय ये हमारी तीसरी क्लास है ना एएलएस और एसीएलएस और बीएलएस की है ना। इससे पहले की दो क्लासों में हमने पढ़ा था कि भैया आपका बीएलएस क्या होता है और एसीएलएस क्या होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं आप में कितना दम है ना कि आपने कितने क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यार हम कितना भी कोशिश कर ले थ्योरी कंप्लीट करने की, कुछ ना कुछ तो साला छूट ही जाता है। ठीक है, कवर करने के लिए अब हम लोग है ना एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, एसीएलएस और बीएलएस के। तो जितनी राम कहानी बाकी होगी ना आज सबका बंटाधार कर देंगे। ठीक है, मुझे तो नहीं लगता कि इस टॉपिक पे 100 क्वेश्चन करने के बाद में आपका कोई डाउट बचेगा। तो छोटा मोटा जो कुछ बच रहा होगा वो देख लेते हैं और आज चैट जीपीटी की भी औकात नाप लेते हैं कि इसने कितना दम हमको दिखाया है पेपर देने में ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यू फाइंड ए अनरेस्पॉन्सिव अडल्ट लेइंग ऑन द ग्राउंड, व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन यू शुड टेक। है ना, आपको एक अनरेस्पॉन्सिव अडल्ट मिला जमीन पे लेटा हुआ, सबसे पहले क्या करोगे। है ना, ऑप्शन है स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन, कॉल फॉर हेल्प एंड एक्टिवेट ईएमएस, डिलीवर टू रेस्क्यू ब्रीथ और चेक द पल्स फॉर 30 सेकेंड। ठीक है, क्या करना है, हमसे क्या पूछा गया है कि एक अडल्ट आदमी आपको बेहोश मिला, आप क्या करोगे। है ना, तो भाई साहब आपको मैंने स्टेप बताए थे बीएलएस के, याद करो बीएलएस के स्टेप क्या क्या है। ठीक है, तो देखो बीएलएस की राम कहानी क्या कहती है। बीएलएस की राम कहानी ये कहती है कि सबसे पहले मैं आपको लिख के बता देता हूं वन बाय वन ना। देखो, बीएलएस के स्टेप्स क्या कहते हैं ना। तो बीएलएस का पहला स्टेप था वेरीफाई सीन सेफ्टी, है ना। दूसरे नंबर पे था चेक फॉर रेस्पॉन्सिवनेस। तीसरे नंबर पे क्या था, एक्टिवेट ईएमएस। चौथे नंबर पे चेक ब्रीदिंग एंड पल्स। पांचवें नंबर पे था स्टार्ट हाई क्वालिटी सीपीआर, है ना। और छठे नंबर पे था यूज एईडी एंड कंटिन्यू सीपीआर। ठीक है, ये मैंने आपको 6 स्टेप बताए थे किसके, बीएलएस के। बीएलएस परफॉर्म करने से पहले आप कौन कौन से 6 स्टेप का ध्यान रखना है, इनका रखना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन, ये हमारा 5वें नंबर का प्रायोरिटी होगी, है ना। कॉल फॉर हेल्प एंड एक्टिवेट ईएमएस, ये हमारी होगी साहब तीसरे नंबर की। डिलीवर टू रेस्क्यू ब्रीथ, ये 5वें नंबर की प्रायोरिटी होगी, 5वां स्टेप होगा। और चेक द पल्स फॉर 30 सेकेंड, तो बेसिकली मैक्सिमम 10 सेकेंड, लेस देन 10 सेकेंड, है ना। मैक्सिमम और लेस देन 10 सेकेंड में आपको पल्स चेक करनी है। तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया, है ना। और इनमें से सबसे पहला काम कौन सा करेंगे, तीसरे नंबर वाला, है ना। तो तीसरे नंबर वाला क्या है, कॉल फॉर हेल्प एंड एक्टिव ईएमएस। देखो सबसे पहले सीन सेफ्टी जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, चेक फॉर रेस्पॉन्सिवनेस ऑप्शन के अंदर नहीं दिया हुआ है,
एक्टिवेट ईएमएस ऑप्शन के अंदर दिया है तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्टिवेट ईएमएस होगा बेटा, है ना। चेक फॉर ब्रीदिंग एंड पल्स दिया हुआ है, लेकिन पल्स 30 सेकंड तक दिखा रखा है हमको, तो 30 सेकंड तक देना है कि नहीं देना है ना। और हाई क्वालिटी सीपीआर के कंपोनेंट क्या होते हैं? चेस्ट कंप्रेशन है आपका, और दूसरा क्या है हमारा? ब्रीदिंग डिलीवरी, है ना। तो ये है, और उसके बाद छठे नंबर पे है एईडी और सीपीआर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर होगा हमारा कॉल फॉर हेल्प एंड एक्टिवेट ईएमएस। ठीक है, हमें क्या करना है इस पे? अगर कोई पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव मुझे मिलता है, तो अनरेस्पॉन्सिव मिलने की स्थिति में मैं क्या करूंगा बेटा? सबसे पहले हेल्प के लिए कॉल करूंगा और ईएमएस आपकी जो है वो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज एक्टिवेट करूंगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए पेशेंट कोलैप्स इन फ्रंट ऑफ यू, ही इज अनरेस्पॉन्सिव एंड नॉट ब्रीदिंग, व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? है ना। देखो, पेशेंट हमारे सामने कोलैप्स हुआ है, अनरेस्पॉन्सिव है और सांस नहीं ले रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे? ऑप्शंस है, स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन कर सकते हैं क्या? कर तो सकते हैं, है ना। डिलीवर टू रेस्क्यू ब्रीथ दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं। चेक फॉर ए कैरोटिड पल्स चेक करनी है क्या? या फिर अप्लाई एईडी, है ना। देखो, एईडी जब आ जाए तब अप्लाई करना है। इसके अलावा यहां पर हमें ऑप्शन देखो, आप यहां पर जो क्वेश्चन है उसको दोबारा ध्यान से देखो। पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है और ब्रीद नहीं ले रहा है, यहां पर कहीं पल्स का जिक्र है क्या? पल्स का जिक्र तो नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमको पेशेंट की क्या करनी है बेटा? पल्स चेक करनी है। चेक द कैरोटिड पल्स। करेक्ट आंसर क्या होगा? चेक द कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स चेक करनी है विद इन लेस देन 10 सेकेंड। ठीक है, वैसे तो जो पल्स और रेस्पिरेशन है वो साइमल्टेनियसली चेक होते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग साइमल्टेनियसली चेक ना करके क्या कर रहे हैं? जब एग्जामिनर ने इतनी बड़ी मूर्खता कर दी है कि उसने एक साथ चेक नहीं किया, तो हमको चेक करना पड़ेगा कि पेशेंट की पल्स आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर पल्स आ रही है तो सिर्फ रेस्क्यू ब्रीथ देनी है, और पल्स नहीं आ रही है तो हमें हाई क्वालिटी सीपीआर तुरंत स्टार्ट कर देना है ना। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा? चेक फॉर कैरोटिड पल्स, सी हमारा करेक्ट आंसर है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन एडल्ट विक्टिम इज अनरेस्पॉन्सिव, नॉट ब्रीदिंग, हैज नो पल्स। तीनों चीजें हमको दे रखी हैं, हमारा क्राइटेरिया पूरा हो गया है भाई साहब। ये हमारा जो विक्टिम है वो अनरेस्पॉन्सिव भी है, सांस भी नहीं ले रहा है और पल्स भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हम मान सकते हैं कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है ना। व्हाट इज द करेक्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो, है ना। यहां पर हमें दिया हुआ है जो विक्टिम है वो क्या है? अडल्ट है ना, और रेस्क्यूअर की संख्या नहीं दे रखी है। तो अडल्ट विक्टिम के अंदर हमारा जो कंप्रेशन का रेशियो है वो क्या रहता है? कंप्रेशन वेंटिलेशन का रेशियो रहता है बेटा 30/2। ठीक है, डेप्थ की अगर मैं बात करूं तो 2 इंच रहती है, 5 सेंटीमीटर और 1/3 ऑफ, ठीक है। चेस्ट की जो थिकनेस है ना उसका 1/3 हमको प्रेस करना होता है, जो कि लगभग कितना होता है? 2 इंच होता है। तो ये काम हमको कर लेना है बेटा, है ना। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाइल परफॉर्मिंग सीपीआर एडी अराइव्स, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? है ना, एडी आ गई, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है? कंटिन्यू कंप्रेशन वाइल सेटिंग अप एडी, स्टॉप सीपीआर एंड अप्लाई एईडी पैड्स, वेट फॉर ईएमएस बिफोर यूजिंग एईडी, और गिव रेस्क्यू ब्रीद एंड प्रिपेयर एईडी। देखो सुनो मेरी बात, है ना। ये क्वेश्चन बीएलएस का है क्योंकि यहां पर एईडी दे रखा है ना। और बीएलएस के जो जो लोग भी बीएलएस दे रहे हैं, बेस्ट बाई स्टैंडर हो गया है ना, या फिर फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स हो गए ना, तो वो सारे लोग क्या है? बेसिकली उनका प्राइमरी काम दूसरा है। उनका प्राइमरी काम हेल्थ केयर डिलीवरी नहीं है। जैसे कि मान लो कोई फायर फाइटर है,
तो उसका काम तो आग बुझाना है ना। पुलिस वाले का काम पैसे खाना है, ठीक है? उसका काम ये नहीं है। देखो पुलिस वालों का काम भी अलग है ना, पुलिस वाले हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी करते हैं, तो मज़ाक हो गया, है ना? तो वो काम हो गया। इसके अलावा जैसे कि और कौन हो सकता है? एनडीआरएफ वाले होते हैं ना, तो उन लोगों का बेसिकली प्राइमरी काम क्या है? आपको मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना नहीं है। तो इस कंडीशन में उनके स्किल्स पर चाहे उनको कितना भी ट्रेंड कर लो, उतना ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है। लेकिन एईडी एक मशीन है, जो कि उसी काम के लिए बनी है। बेसिकली एईडी का पर्पज़ ही क्या है कि ऐसी स्थिति से निपटना है ना, तो उसमें हमको क्या करना होता है, हमको जो पूरा सिनेरियो मशीन को हैंडओवर करना होता है। बेसिकली जो बीएलएस होता है उसके अंदर काम क्या करती है, मशीन करती है। आपसे तो काम करवाती है, आपको ऑर्डर देगी जब आप अटैच कर दोगे ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही एईडी आती है तुरंत सीपीआर को बंद कर देना है, एईडी को अटैच करना है जिससे वो रिदम एनालाइज कर पाए, है ना। तो हमें क्या करना है, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा? करेक्ट आंसर आ जाएगा स्टॉप सीपीआर एंड अप्लाई एईडी पैड्स, है ना। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द करेक्ट डेप्थ ऑफ चेस्ट कंप्रेशन इन अडल्ट ड्यूरिंग सीपीआर, है ना। देखो अडल्ट के अंदर सीपीआर की चेस्ट कंप्रेशन की डेप्थ मैंने आपको अभी अभी बताई 2 मिनट पहले, है ना। मिनिमम क्या है, एटलीस्ट 2 इंच होनी चाहिए, एटलीस्ट क्या 2 इंच होनी चाहिए बेटा, है ना। 2 इंच चेस्ट कंप्रेशन की डेप्थ रखनी होती है हमको, है ना। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए नर्स चेक a collapsed patient, he is unresponsive, pulseless and gasping. What should she do next, है ना। begin rescue breathe only, start CPR beginning with chest compressions, wait to check pulse for 30 सेकेंड, place them in recovery position। देखो सुनो मेरी बात, है ना। पेशेंट हमारे पास में जब आया है, नर्स को एक पेशेंट मिला, पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव था, पल्सलेस था और गैस्पिंग में था। तीनों ही क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं, है ना। ठीक है, आप सुनो मेरी बात। बिगिन रेस्क्यू ब्रीद ओनली नहीं, जो आप अरे सीधी सी बात है, बीएलएस का सीक्वेंस क्या है? ठीक है, कंप्रेशन, एयरवे, ब्रीदिंग और डिफिब्रिलेशन, यही तो सीक्वेंस है। तो सबसे पहले क्या करेगी, स्टार्ट सीपीआर विद चेस्ट कंप्रेशन, है ना। सीपीआर देगी जिसके अंदर भी पहला काम क्या करेगी नर्स, चेस्ट कंप्रेशन देगी बेटा, है ना। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा, व्हाट इज द करेक्ट हैंड प्लेसमेंट फॉर चेस्ट कंप्रेशन इन एन अडल्ट, है ना। अडल्ट के अंदर चेस्ट कंप्रेशन का करेक्ट हैंड पोजीशन क्या होगा, कहां प्लेस करिए ना। जस्ट बिलो द रिब केज नहीं, रिब केज के नीचे क्या है, रिब केज के नीचे तो आपका एब्डोमेन है ना। पेट पे थोड़ी कंप्रेशन देंगे, नहीं देंगे, पहला गलत हो गया। लोअर हाफ ऑफ द स्टनम, ये हो सकता है। ऑन द लेफ्ट चेस्ट, ये नहीं, गलत है ना। ओवर द जीफॉइड प्रोसेस, ये भी गलत है बेटा, है ना। हमें चेस्ट कंप्रेशन कहां देने होते हैं, ऑन द लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। बेसिकली तीनों बता देता हूं मैं आपको, है ना। अडल्ट, चिल्ड्रन और इन्फेंट, इनका भी क्राइटेरिया देख लेते हैं। देखो इन्फेंट लेस देन 1 ईयर, चिल्ड्रन 1 to 8 ईयर और लेस देन 25 kg, ठीक है। और अडल्ट मोर देन 8 ईयर और 25 kg, ठीक है। 25 किलो से ज्यादा वजन हो और 8 साल का हो, 8 साल से ऊपर का हो, वो क्या है, एडल्ट है आपके लिए जब आप सीपीआर दे रहे हो, है ना। चिल्ड्रन के अंदर कौन आते हैं, 1 से 8 साल तक का बच्चा जिसका वजन 25 किलो से कम है ना। अब मान लो 9 साल का बच्चा और वजन 25 किलो से कम है, तो उसको भी हम इसी में कंसिडर करते हैं। इन्फेंट 1 साल से कम का बच्चा, है ना। इन तीनों के लिए हैंड का प्लेसमेंट मैं आपको बता देता हूं। देखो सीधा सा एनाटॉमिकल लैंडमार्क है आपका निप्पल, है ना। दोनों निप्पल के बीच में यहां क्या है, आपको अपना हैंड रखना होता है।
इमेजिनरी लाइन खींचोगे अगर निपल के बीच में, तो वहां पर हैंड का प्लेसमेंट होगा सीपीआर देते टाइम, किस में? अडल्ट में। ठीक है। चिल्ड्रन की अगर मैं बात करूं, सेम, दोनों निपल लाइन के बीच में आपको आपका हैंड रखना है। इन्फेंट की बात करूं तो बेटा निपल लाइन के जस्ट बिलो, है ना, निपल लाइन के जस्ट बिलो आपके हैंड का प्लेसमेंट होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा इसके अंदर? ऑन द लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम कहां होता है? तीनों के अंदर, ये मैंने इसी की पोजीशन बताई है ना। अडल्ट के अंदर जहां निपल लाइन है उसके इन बिटवीन लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, है ना। चाइल्ड के अंदर भी वही है, और जो इन्फेंट है आपका उसके अंदर उससे थोड़ा नीचे होता है लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, है ना। तो ये आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। नेक्स्ट देखिए, यू आर अलोन एंड फाइंड एन अनरेस्पॉन्सिव चाइल्ड आफ्टर चेकिंग पल्स एंड ब्रीदिंग, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, है ना। आप अकेले हो और आपको एक बच्चा मिलता है, ठीक है, बच्चा मिला अनरेस्पॉन्सिव। आफ्टर चेकिंग पल्स एंड ब्रीदिंग, आपने पल्स और ब्रीदिंग चेक कर ली, दोनों आपको क्या मिली? नहीं मिली। पल्स और ब्रीदिंग दोनों नहीं आ रही थी। अब इस कंडीशन में आपका अगला जो स्टेप है वो क्या होगा, है ना। देखो, अगर अडल्ट होता तो मैं अगेन, देखो सबसे पहले वाले पे चलते हैं अपन, है ना। सबसे पहले रेस्पॉन्सिवनेस देख ली, है ना, ब्रीदिंग और पल्स देख लिया, ईएमएस को एक्टिवेट करने से पहले, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने रेस्पॉन्सिवनेस देखी है यहाँ पर मरीज की, आपकी की, है ना, अब हमें क्या करना है? हमें ये करना है बेटा कि हमें तुरंत सीपीआर देना है इन केस ऑफ चिल्ड्रन, है ना। बच्चे का मामले में आपको क्या करना है? तुरंत सीपीआर देना है। अडल्ट के मामले में आपको हेल्प के लिए चिल्लाना था, लेकिन जब बच्चे का मामला है, इन अडल्ट ये चॉइस होती है ना, यहीं लिख देते हैं। और ये इन चिल्ड्रन, बच्चे के मामले में आपको क्या करना है? सीपीआर देना है 2 मिनट के लिए, और उसके बाद में इमरजेंसी सिस्टम को एक्टिवेट करना है ना। देखो सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। व्हाट इज द रेट ऑफ चेस्ट कंप्रेशन पर मिनट इन हाई क्वालिटी सीपीआर? हाई क्वालिटी सीपीआर के अंदर चेस्ट कंप्रेशन 1 मिनट के अंदर हमको कितने देने होते हैं? बेटा आज या तो एसी नहीं चल रहा है, या फिर ये मामला थोड़ा सा फेल हो गया है। चलिए, थोड़ी सी आवाज होगी, आप देख लीजिए, इसका फैन बढ़ा के देख लेते हैं, कुछ ये करती है तो, है ना। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज द रेट ऑफ चेस्ट कंप्रेशन पर मिनट इन हाई क्वालिटी सीपीआर? हाई क्वालिटी सीपीआर के अंदर 1 मिनट में कितने चेस्ट कंप्रेशन देने होते हैं बेटा? करेक्ट आंसर है आपका 100 से 120, 100 to 120 कंप्रेशन देने होते हैं विद इन 1 मिनट, है ना। देखो, नेक्स्ट देखो, while performing CPR, what is the best way to minimize interruption in chest compression, है ना। ऑप्शंस हैं, check pulse every 50 सेकंड, deliver breathe quickly under 1 second, rotate compressor every 5 सेकंड, avoid switching rescuer, है ना। देखो, हमको इंटरप्शंस जो होते हैं ना, बीच बीच में जो बाधाएं आती हैं, जो टाइम ज्यादा लगता है जिस चीज के अंदर, उसको मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है चेक पल्स एवरी 15 सेकंड। नहीं, पल्स कब चेक करनी है? 5 साइकिल्स ऑफ सीपीआर, है ना। आफ्टर 5 साइकिल्स, 5 साइकिल सीपीआर के, या फिर 2 मिनट में, 2 मिनट तक हाई क्वालिटी सीपीआर देने के बाद पल्स चेक करोगे, है ना। डिलीवर ब्रीथ क्विकली इन 1 सेकेंड, ये ऑप्शन ठीक है। 1 सेकेंड के अंदर आपको ब्रीथ डिलीवर करनी है विद चेस्ट रेज, है ना। मरीज की छाती उठनी चाहिए, तभी इफेक्टिव ब्रीथ है, नहीं तो इफेक्टिव ब्रीथ नहीं है, है ना। ठीक है। रोटेट कंप्रेसर एवरी 5 मिनट, नहीं, कंप्रेसर कितनी देर में बदलेंगे? 2 मिनट में।
जो आदमी चेस्ट कंप्रेशन दे रहा है वो कितनी देर में चेंज हो जाएगा? 2 मिनट के अंदर चेंज हो जाएगा बेटा, है ना। अवॉइड स्विचिंग रेस्क्यूअर्स, नहीं, 2 मिनट के अंदर रेस्क्यूअर अवेलेबल है तो बदल देना है, टू अवॉइड फटीग। है ना, थकान नहीं हो इसके लिए 2 मिनट में आपको रेस्क्यूअर चेंज कर देना, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा? डिलीवर ब्रीथ क्विकली अंडर 2 in 1 सेकेंड, है ना। 1 सेकेंड के अंदर आपको क्या करना है? ब्रीथ डिलीवर कर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बाई स्टैंडर इज परफॉर्मिंग सीपीआर, व्हेन शुड द एन एईडी बी यूज, है ना। बगल में कोई आदमी खड़ा है, एक आदमी कोलैप्स हुआ, वो आदमी उसको सीपीआर दे रहा है, एईडी का इस्तेमाल कब करना है? फिर बताया था आपको, मशीन का काम मशीन को करने दो। क्यों? क्योंकि आप उस चीज के लिए ट्रेंड नहीं हो। मतलब बीएलएस के लिए ट्रेंड हो, लेकिन एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल नहीं हो। आपने अपने जीवन में कितने ही हार्ट अटैक देखे होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जितना जल्दी एईडी को लगा सकते हैं उतना जल्दी एईडी को लगाएंगे ना। एईडी का इस्तेमाल होता है इमीडिएटली व्हेन अवेलेबल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो। ए पेशेंट रिगेन्स पल्स बट इज स्टिल नॉट ब्रीदिंग, व्हाट इज योर इमीडिएट एक्शन? एक आदमी को हम सीपीआर दे रहे थे और उसकी पल्स लौट आई है ना, उसकी पल्स मिल गई है, लेकिन वो अभी भी सांस नहीं ले रहा है। तो आप क्या करोगे? ठीक है, हम क्या करेंगे? बिगिन चेस्ट कंप्रेशन अगेन? नहीं, चेस्ट कंप्रेशन का पर्पज सिर्फ ना तो सिर्फ पल्स लाना है ना सिर्फ ब्रीदिंग लाना है, लेकिन जब हमारे पास पल्स है तो हम चेस्ट कंप्रेशन नहीं देंगे ना। डिलीवर 1 ब्रीद इन एवरी 6 सेकेंड, ये ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट देख लीजिए, ऑब्जर्व एंड रिचेक पल्स एवरी 10 मिनट, नहीं। वेट फॉर स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग, नहीं। जो आदमी अपने आप सांस नहीं ले पा रहा वो नहीं ले पाएगा बेटा अभी, है ना। ऑब्जर्व एंड रिचेक पल्स एवरी 10 मिनट, नहीं, 10 मिनट में नहीं लेना, है ना। उसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग पे रखना है, सीसीएम, कंटिन्यूस कार्डियक मॉनिटरिंग होती है ना। इसके अलावा एक ब्रीथ 6 सेकंड में देनी होती है, ये करेक्ट आंसर है बेटा हमारा। कितने देनी होती है? 10 ब्रीथ पर मिनट देनी होती है, तो 6 सेकंड में एक ब्रीथ हम डिलीवर कर देंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यू आर गिविंग सीपीआर टू एन अडल्ट विद नो सस्पेक्टेड स्पाइनल ट्रॉमा, हाउ डू यू ओपन द एयरवे, है ना। हमारे सामने एक पेशेंट आया, पेशेंट का क्या है, स्पाइनल ट्रॉमा नहीं है सस्पेक्टेड, नो सस्पेक्टेड स्पाइनल ट्रॉमा लिखा हुआ है, इस बात पे गौर करना है ना। यहाँ पर स्पाइनल ट्रॉमा पेशेंट को नहीं हो रखा है, तो क्या करोगे? ऑप्शन है हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, जॉ थ्रस्ट, ट्रिपल एयरवे मैन्युवर और हेमलिच मैन्युवर, है ना। सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट मैन्युवर का इस्तेमाल किया जाता है, करेक्ट आंसर है बेटा ये, है ना, इन केस ऑफ नो स्पाइनल ट्रॉमा। जॉ थ्रस्ट का किया जाता है इन केस ऑफ स्पाइनल ट्रॉमा, है ना। ट्रिपल एयरवे मैन्युवर एक नई चीज है, इस चीज के बारे में हमने पहले डिस्कस नहीं किया था, ये मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिपल एयरवे मैन्युवर के अंदर क्या होता है बेटा? 3 चीजें होती हैं, हेड टिल्ट, जॉ थ्रस्ट, ओपन माउथ। यूज इन, है ना, हेड को टिल्ट करेंगे, जॉ थ्रस्ट करेंगे और मुंह खोल देंगे ना। इसका यूज किया जाता है एलएमए इंसर्शन में। लेरिंजियल मास्क एयरवे के इंसर्शन के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ट्रिपल एयरवे मैनवर का इस्तेमाल करते हैं। ट्रिपल एयरवे मैनवर मैंने आपको बता दिया था, हेड टिल्ट, जॉ थ्रस्ट और ओपन माउथ, है ना। ये तीनों चीजें इसके अंदर होती हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिपल एयरवे मैनवर कहते हैं ना। हेमलिच मैनवर वही है, एब्डोमिनल थ्रस्ट, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू नोटिस द चेस्ट डजंट राइज विद रेस्क्यू ब्रीथ, व्हाट इज योर बेस्ट नेक्स्ट स्टेप, है ना। आप किसी आदमी को सीपीआर दे रहे हैं और आपने देखा कि भैया जो आपकी जो चेस्ट राइज होना चाहिए था वो नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, इनफेक्टिव ब्रीदिंग है ना। तो अपन अगला स्टेप क्या करेंगे, गिव मोर ब्रीथ, रीटिल्ट द हेड एंड ट्राई अगेन, बिगिन कंप्रेशन, स्टॉप सीपीआर, क्या करना होगा, है ना। इसका मतलब आपके ब्रीथ डिलीवर करने में कहीं ना कहीं दिक्कत है। दिक्कत कहाँ है, दिक्कत है एयरवे को ओपन करने में ना। हमको एयरवे सही से ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एयरवे ओपन होता तो आपका ब्रीथ देने के बाद में जो चेस्ट राइज है वो होता, है ना। लेकिन यहाँ पर आपका चेस्ट राइज नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा है कि आपने एयरवे ढंग से ओपन नहीं कर रखा है। तो देखो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, रिटिल्ट द हेड एंड ट्राई अगेन, है ना। हेड को वापस से टिल्ट करेंगे और दोबारा ब्रीथ देने की कोशिश करेंगे। देखो क्यों, है ना। हमारा सीक्वेंस क्या था, CABD, है ना। BLS का सीक्वेंस CABD था, कंप्रेशन, एयरवे, ब्रीदिंग और डिफेब्रिलेशन, है ना। कंप्रेशन हम दे चुके हैं, ब्रीद हम डिलीवर कर नहीं पाए, तो वापस से इसी स्टेप पे लौटना पड़ेगा दूसरे पे। तो हमें क्या करना है, एयरवे को ओपन करना है। समझ गए मेरी बात, सीक्वेंस फॉलो करना है। तो हमने जब CABD ये हम कर रहे थे, कंप्रेशन हमने दे दिया था, एयरवे हमने मेंटेन कर लिया था, लेकिन प्रॉपर ब्रीथ डिलीवर नहीं कर पाई, तो रीचेक द सेकंड स्टेप, है ना। इसको रीचेक करेंगे। करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा आपका, करेक्ट आंसर आएगा रीटिल्ट द हेड एंड ट्राई अगेन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए चोकिंग अडल्ट बिकम अनरेस्पॉन्सिव, व्हाट इज योर नेक्स्ट एक्शन, है ना। एक अडल्ट है जो कि क्या कर रहा था, चोक कर रहा था और वो अनरेस्पॉन्सिव हो गया है। तो आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा ना, देखो जब तक पेशेंट रेस्पॉन्सिव है हमको एब्डोमिनल थ्रस्ट देना है ना, या फिर बैक ब्लो देना है, रेस्पॉन्सिव है तो, है ना। इसके बारे में चलो एक चीज पढ़ ही लेते हैं ना, ठीक है। चोकिंग, ठीक है, चोकिंग के अंदर सीवियर और माइल्ड टू मॉडरेट, है ना। सीवियर के अंदर हम लोग क्या करते हैं बेटा, सीवियर के अंदर भी एबल टू कफ और अनेबल टू कफ, और माइल्ड टू मॉडरेट के अंदर तो एबल टू कफ ही होगा। खांसने लायक आदमी है तो उसको एनकरेज करोगे कि वो और ज्यादा खांसे, ठीक है। एबल टू कफ में एनकरेज करेंगे, ठीक है। अनेबल टू कफ में हम लोग क्या करेंगे, 5 बैक ब्लो और 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट। ये एब्डोमिनल थ्रस्ट पहले देता है और उसके बाद में बैक ब्लो करता है ना। एब्डोमिनल थ्रस्ट का कैसे, हेमलिच मैनवर है, एक मुट्ठी ऐसे बना के रखेंगे, ऐसे करेंगे, पीछे से पुल करेंगे, ठीक है। बैक ब्लो, पीछे से धक्का मारेंगे ना। ये रिपीटेटिव मैनर में चलेगा, है ना, जब तक कि निकल नहीं जाता। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो मैं ये सब कह रहा हूँ, है ना। एबल टू कफ में एनकरेज करेंगे, बैक ब्लो देंगे, है ना।
तो ये वाली कहानी हो गई जब हमारा पेशेंट कॉन्शियस है। कॉन्शियस पेशेंट के अंदर हम लोग ये सब करते हैं। अगर खांस सकता है तो खांसने के लिए कहो, नहीं खांस सकता है तो सबसे पहले एब्डोमिनल थ्रस्ट देना है 5 बार, उसके बाद बैक फ्लो देने हैं 5 बार, फिर ये रिपीटेटिव चलता रहेगा ना। तो यहाँ पर हमारा क्या है, बिकम अनरेस्पॉन्सिव। अनरेस्पॉन्सिव पेशेंट के अंदर क्या करोगे बेटा, स्टार्ट सीपीआर इमीडिएटली, है ना, सीपीआर शुरू कर देना है तुरंत, है ना। अनरेस्पॉन्सिव हमारा हो गया है, यहाँ पर हम लोग पल्स और ब्रीदिंग के लिए पेशेंट को चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, जैसे ही आप अंदर से दोगे तो उसके बाद में क्या होगा, अच्छा परफॉर्म ब्लाइंड फिंगर स्वीप, है ना। एनएचएस कहता है कि आपको फिंगर स्वीप करना है, लेकिन ब्लाइंड नहीं होता है। अगर आपको कोई भी विजिबल चीज दिख रही है तो आप क्या करोगे, फिंगर स्वीप करोगे, उंगली डाल के उसको बाहर निकाल दोगे। कोई भी विजिबल ऑब्स्ट्रक्टिकल्स दिख रहे हैं आपको तो उसको बाहर निकाल दोगे ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वहां देखिए, इन टू रेस्क्यूअर सीपीआर फॉर एन इन्फेंट व्हाट इज करेक्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो। 2 रेस्क्यूअर है और सीपीआर देना है किसको, इन्फेंट को, 15:2 होगा बेटा। 1 रेस्क्यूअर और अडल्ट, इसके अंदर रेशो था हमारा 30:2, लेकिन यहाँ पर 2 रेस्क्यूअर है, इन्फेंट है, तो हमारा रेशो क्या होगा, हमारा रेशो होगा 15:2 का, है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू एंश्योर हाई क्वालिटी सीपीआर। इनमें से कौन सा है जो कि एंश्योर करता है हाई क्वालिटी सीपीआर को। ऑप्शंस है, डीप स्लो कंप्रेशन, स्लो कंप्रेशन नहीं देना, फास्ट कंप्रेशन विद शैलो डेप्थ नहीं देना है, डेप्थ अप्रोप्रिएट होगी तभी आपका जो है कार्डियक आउटपुट आएगा ना। अलाउ फुल चेस्ट रिकॉइल और कंप्रेशन डेप्थ ऑफ 1 इंच, 1 इंच नहीं होती बेटा, किसी में भी नहीं होती है ना। अडल्ट प्लस चाइल्ड 2 इंच, इन्फेंट 1 इंच। क्या समझे, अलाउ फुल चेस्ट रिकॉइल, है ना। अगर आप फुल चेस्ट रिकॉइल, अरे जब वीनस रिटर्न ही नहीं आने दोगे तो कार्डियक आउटपुट क्या घंटे में चलोगे, ठीक है। कार्डियक आउटपुट जाने के लिए वीनस रिटर्न तो आना चाहिए, तो जब तक रिकॉइल नहीं होने दोगे, हार्ट को वापस से फिल नहीं होने दोगे, तो कार्डियक आउटपुट कैसे कर दोगे। अरे मग्गे में पानी ही नहीं भरने दिया तो माथे पे क्या डालोगे, पहले बाल्टी में डाल के पूरा पानी भरना तो पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम फुल चेस्ट रिकॉइल करते हैं। फुल चेस्ट रिकॉइल होगा तभी कार्डियक आउटपुट आएगा, तभी उसकी कोई वो मजा है, नहीं तो कोई बात है नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When do you reassess for ROSC during CPR, है ना। रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, ROSC क्या है, रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। कब रिअसेस करेंगे, आफ्टर ईच कंप्रेशन, सॉरी ऑप्शन पहला है एवरी 1 मिनट, आफ्टर ईच कंप्रेशन साइकिल, आफ्टर 5 साइकिल्स, और एट द एंड ऑफ रेसिसिटेशन। नहीं, एंड तो हम करेंगे जब ROSC हो जाएगा तब, असिस्ट तो पहले ही करना पड़ेगा, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। हर 1 मिनट में करेंगे तो इंटरप्शंस बढ़ा देगा, सीपीआर की इफेक्टिवनेस नहीं रह जाएगी। आफ्टर ईच कंप्रेशन साइकिल, एक कंप्रेशन साइकिल 30:2 का होता है, हर बार करेंगे कि नहीं, 5 साइकिल के बाद करते हैं। तो आफ्टर 5 कंप्रेशन साइकिल्स हमको क्या करना है, हमको ROSC के लिए चेक करना है पेशेंट को, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सी होगा, आफ्टर 5 साइकिल्स आपको चेक करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू फाइंड अ पेशेंट विद ए पल्स बट इरेगुलर शैलो ब्रीदिंग, व्हाट शुड यू डू नेक्स्ट, है ना। पल्स है लेकिन क्या है, इरेगुलर है, और इसके साथ शैलो ब्रीदिंग है, तो हमको क्या करना पड़ेगा मरीज के साथ। ऑप्शंस दे रखे बेटा, स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन, बिगिन रेस्क्यू ब्रीदिंग, वेट फॉर रेस्पिरेटरी अरेस्ट, डू नथिंग। ऑप्शंस कितने गजब गजब दे रखे, देखो एक तो कुछ मत करो, अरे कुछ नहीं करोगे तुम पैदा क्यों हो, कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। आदमी तुम्हारे सामने मर रहा है, कुछ करोगे नहीं करोगे, कुछ तो करोगे, है ना। जो कर पाओगे वो करोगे, ठीक है। अच्छा, तो डू नथिंग तो हो गई नहीं। वेट फॉर रेस्पिरेटरी अरेस्ट, इसका मतलब धीरे धीरे सांस चल रही है, जब बिल्कुल बंद हो जाएगी तब कुछ करूंगा, ऐसा है क्या, नहीं, ऐसा भी नहीं बेटा, है ना। अच्छा, चेस्ट कंप्रेशन, पल्स इरेगुलर है लेकिन पल्स है ना,
तो चेस्ट कंप्रेशन देके पल्स को रेगुलर कर पाओगे क्या? भाई पल्स तुम्हें फील हो रही है ना? हो सकता है हार्ट ब्लॉक हो किसी भी तरीके का, तो तुम क्या उसको रोक दोगे क्या? कंप्रेशन देके ऐसा तो नहीं है कि तुम उसको रेगुलर कर दोगे, नहीं, इनइफेक्टिव हो जाएगा ना वो। तो यहाँ पर चेस्ट कंप्रेशन भी स्टार्ट करने का कोई मतलब है नहीं। करना क्या होगा? रेस्क्यू ब्रीदिंग देनी होगी। जो आदमी सेलो ब्रीदिंग कर रहा है ना, बहुत उखड़ी उखड़ी सांसें ले रहा है, सेलो ब्रीदिंग का मतलब सांस तो ले रहा है लेकिन वो उसकी टाइडल वॉल्यूम को मीट करने के लिए इफेक्टिव नहीं है, तो हमको रेस्क्यू ब्रीदिंग स्टार्ट करनी है इस पेशेंट में ना। अगर पेशेंट ऐसा मिलता है तो उसके अंदर क्या करना है? रेस्क्यू ब्रीदिंग देनी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग सीपीआर द टीम लीडर आस्क यू टू स्विच द पोजीशन, व्हेन शुड दिस स्विच अकर्स, है ना? आफ्टर एवरी ब्रीथ, आफ्टर 5 साइकिल, आफ्टर 10 मिनट्स और आफ्टर 20 कंप्रेशन। पोजीशन चेंज कब करनी है? कंप्रेसर की पोजीशन चेंज होगी 5 साइकिल के बाद में, 2 मिनट बाद में आपको क्या करना है? जो ब्रीथ दे रहा है वो रेस्क्यू देगा, जो ब्रीथ दे रहा है वो कंप्रेशन देगा, जो कंप्रेशन दे रहा है वो ब्रीथ देगा। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ। व्हाट इज द रेकमेंडेड कंप्रेशन डेप्थ फॉर एन इन्फेंट? इन्फेंट के लिए रेकमेंडेड कंप्रेशन डेप्थ क्या है? एक मिनट। हाँ, अब देखते हैं। तो आपका इन्फेंट के लिए जो रेकमेंडेड कंप्रेशन डेप्थ है, अरे यार, हाँ, एटलीस्ट 2 इंचेस नहीं। किसके लिए पूछ रहा है? इन्फेंट के लिए पूछ रहा है ना। अब समझो, आपको बता दिया था 1.5 इंच है, अडल्ट और चाइल्ड के लिए 2 इंच और इन्फेंट के लिए 1.5 इंच। करेक्ट ऑप्शन बी, अबाउट 1.5 इंच, है ना। नेक्स्ट देखो, इन BLS फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हाउ लॉन्ग शुड पल्स चेक टेक? एट लीस्ट 10 सेकेंड्स। इसका मतलब होता है मोर देन 10 सेकेंड्स, है ना। एग्जैक्टली 30 सेकेंड। और नेक्स्ट है नॉट मोर देन 10 सेकेंड। नॉट मोर देन का मतलब है लेस देन 10 सेकेंड्स। और अंटिल ईएमएस अराइव, ईएमएस इमरजेंसी मेडिकल रेस्पॉन्स के आने तक अगर तुम पल्स ही चेक करोगे तो तुम मरीज को सल्टा दोगे। ठीक है, मरीज अपने भगवान के पास पहुंच जाएगा। तो ईएमएस अराइव होने तक तो चेक नहीं करना है। और तुम पहले ही इसमें क्या दे रखा है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो। अरे तो गधो, क्या करना है? नॉट मोर देन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से कम में पल्स चेक करनी है, चाहे तुम जो भी हो। ठीक है, अगर तुमको BLS का बी भी सिखाया गया है तो तुमको 10 सेकेंड से पहले पल्स चेक कर लेनी है आदमी की। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नॉट मोर देन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड से पहले पहले पल्स चेक हो जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। When using a bag mask device for rescue breathe, what is essential to ensure effectiveness, है ना। बैग मास्क डिवाइस का यूज कर रहे हैं। बैग मास्क डिवाइस क्या होता है? एम्बू, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। इसको कहते हैं एम्बू। एम्बू सही तरीके से काम कर रहा है या फिर आप एम्बू का सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हो नहीं पा रहे हो, ये पता कैसे लगेगा? फास्ट वेंटिलेशन रेट, लार्ज वॉल्यूम ब्रीथ, चेस्ट रेज विद ईच ब्रीथ और टाइट हैंड ग्रिप, है ना। ब्रीथ की क्वालिटी का पता एक ही चीज से चलेगा, चेस्ट रेज से बेटा, है ना। जब भी ब्रीथ डिलीवर करोगे तो उससे क्या होगा? चेस्ट रेज होगा, है ना। चेस्ट रेज होना ही चाहिए। चेस्ट रेज नहीं हो रहा, इसका मतलब आपकी ब्रीथ इफेक्टिव नहीं है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, आपका। ए पेशेंट इज अनकॉन्सियस विद ए फॉरेन बॉडी इन द एयरवे, व्हाट इज योर एक्शन, है ना। एक पेशेंट अनकॉन्सियस है एक फॉरेन बॉडी के साथ में, जो कि उसके एयरवे के अंदर है, तो आप क्या करोगे ना। अच्छा देखो, एक मिनट रुको। अनकॉन्सियस है, फॉरेन बॉडी का मतलब चोकिंग। मैंने आपको कॉन्शियस में क्या करना है वो बता दिया था। अब अनकॉन्शियस की देख लेते हैं, अनकॉन्शियस के अंदर क्या करना है ना। सबसे पहला, आपको चोकिंग की सीवियरिटी असेस करनी है ना। सीवियरिटी कैसे असेस करोगे? इफेक्टिव कफ,
इनइफेक्टिव कफ। ठीक है, इफेक्टिव कफ के अंदर इनकरेज कफिंग। उसको खांसते रहने के लिए बोलना है कि भैया आप खांसो जब तक ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव नहीं हो जाए ना, और अगर डिटोरिएट होगा तो फिर हम आगे उसको मैनेज करेंगे ना। अच्छा, इनइफेक्टिव कफ के अंदर क्या होगा? इनइफेक्टिव कफ दो ही कंडीशन में होगा, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस। अनकॉन्शियस अगर इनइफेक्टिव कफ में हो रहा है तो 5 बैक ब्लो, 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, जो आपका ये एब्डोमिनल थ्रस्ट होता है ना, हेमलिच मैनवर होता है, ये एब्डोमन ना होकर के अगर लेस देन 1 ईयर है ना, चेस्ट होता है उसमें। 1 साल से कम के बच्चों में हेमलिच मैनवर जब हम परफॉर्म करते हैं तो हम एब्डोमन में थ्रस्ट ना देकर के चेस्ट में थ्रस्ट देते हैं बेटा, है ना। तो ये हो गया हमारा अनकॉन्शियस। और कॉन्शियस अगर है तो बेटा कॉन्शियस के अंदर तो हमको क्या करना है, सॉरी, अरे कॉन्शियस के अंदर तो आपको ये देना है ना, अनकॉन्शियस भूल जाओ। कॉन्शियस के अंदर 5 बैक ब्लो और 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट देना है, और अनकॉन्शियस आ गया ना, अनकॉन्शियस के अंदर सीपीआर देना है। बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मामला है, एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले सीवियरिटी असेस करेंगे, सीवियरिटी असेस करने के बाद में या तो पेशेंट खांस पाएगा, नहीं खांस पाएगा। खांस पाएगा तो खांसे जा, ठीक है, बाहर निकल जाएगा। इनइफेक्टिव कफिंग है तो इनइफेक्टिव कफिंग दो मामलों में, या तो कॉन्शियस होगा या अनकॉन्शियस होगा। अगर कॉन्शियस है और खांस नहीं पा रहा है तो हमको असिस्ट करना है। असिस्ट कैसे करना है? पहले एब्डोमिनल थ्रस्ट देंगे, उसके बाद बैक फ्लो देंगे, है ना। और वहीं अगर दूसरी तरफ पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है तो अनकॉन्शियस पेशेंट को क्या करना है, सीपीआर देना है। अगर कुछ भी विजिबल दिखता है तो आपको फिंगर स्वीप करना है, उसको उंगली से बाहर निकालना है। विजिबल नहीं दिखता है तो उंगली से बाहर नहीं निकालना है, ठीक है। अब देखो, पेशेंट अनकॉन्शियस विद ए फॉरेन बॉडी इन एयरवे, व्हाट इज योर एक्शन? फॉरेन बॉडी है एयरवे के अंदर और पेशेंट अनकॉन्शियस है, हमें ये बता नहीं रखा है कि फॉरेन बॉडी विजिबल है कि नॉन विजिबल है, तो हम विजिबल इसको नहीं मानेंगे, हमारे लिए ये फॉरेन बॉडी दिख नहीं रही है। तो हमें क्या करना है, सीपीआर स्टार्ट करना है बेटा। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देनी है और सेकंड प्रायोरिटी फिंगर स्विप को देनी है, ठीक है। ये हो गई आपका चोकिंग का मैनेजमेंट है ना। नेक्स्ट देखो, इन एन एडल्ट टू रेस्क्यूअर बीएलएस हाउ ऑफन शुड रेस्क्यूअर स्विच द रूल्स टू अवॉइड फटीग, है ना। फटीग को अवॉइड करने के लिए कितनी देर में रेस्क्यूअर बदलने चाहिए? 2 मिनट में बदलने चाहिए, उससे पहले नहीं, उसके बाद में नहीं। हाउ डू यू रिलीव चोकिंग इन एंड रेस्पॉन्सिव अडल्ट? रेस्पॉन्सिव अडल्ट के अंदर चोकिंग कैसे वो करनी है? तो सबसे पहले क्या देंगे बेटा, एब्डोमिनल थ्रस्ट देंगे। परफॉर्म एब्डोमिनल थ्रस्ट, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था 5। उसके बाद में सेकंड नंबर पे 5 बैक ब्लोज देंगे ना। और इन्फेंट के अंदर क्या करेंगे, चेस्ट थ्रस्ट देंगे। ये आपका चोकिंग है। चोकिंग रेस्पॉन्सिव अडल्ट के। अनरेस्पॉन्सिव के अंदर सीपीआर देंगे। नेक्स्ट देखो, व्हेन डू यू स्टॉप सीपीआर? सीपीआर का कब रोक देना है? आफ्टर 10 मिनट, व्हेन एईडी अराइव, व्हेन विक्टिम स्टार्ट ब्रीदिंग और ईएमएस टेक ओवर, है ना। और व्हेन टायर्ड, टायर्ड सॉरी, आप थक जाओ जब बंद करना है, 10 मिनट के बाद बंद करना है, एईडी आ जाए जब बंद करना है, या फिर जब इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम वाले आ जाएं तब बंद करना है, ठीक है। कब हमको बंद करना है? तो स्टैंडर्ड गाइडलाइन के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसमें तो क्या है, 3 क्राइटेरिया दिए हुए हैं बेटा, है ना।
क्राइटेरिया फॉर टर्मिनेशन ऑफ रेसिसिटेशन है ना, इसको हम क्या कहते हैं, क्राइटेरिया ऑफ टोर, है ना। ऑप्शंस, सॉरी, क्राइटेरिया क्या क्या है? पहला, अरेस्ट नॉट विटनेस्ड बाय एनीवन और हेल्थ केयर वर्कर, यानी कि जो बगल में जो सबसे पहले आदमी उसके पास है, उसने उसको कार्डियक अरेस्ट होते हुए नहीं देखा, यानी उसके सामने वो कॉन्शियस से अनकॉन्शियस नहीं हुआ। पहला क्राइटेरिया तो ये है। दूसरा क्राइटेरिया क्या कहता है आपका, कि भैया जब एम्बुलेंस आई उससे पहले नो रिटर्न और नो रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, यानी कि एम्बुलेंस से आने से पहले क्या हुआ, उसका सर्कुलेशन वापस नहीं आया, है ना। तीसरे नंबर पे क्या कहता है, तीसरे नंबर पे कहता है नो एईडी डिलीवर्ड बिफोर ट्रांसपोर्ट। कि आपने शॉक नहीं दिया ट्रांसपोर्ट से पहले मरीज को, ये तीसरा क्राइटेरिया हो गया। अब देखो इसके अंदर चूज कैसे करते हैं ना, अगर तीनों प्रेजेंट है तो इसको TOR मान लेते हैं, टर्मिनेशन ऑफ रेसिस्टेशन हो गया। और अगर आपके तीनों प्रेजेंट नहीं है, फिर एक भी मिसिंग है, ऑल थ्री नॉट प्रेजेंट, तो हमको क्या करना है, कंटिन्यू CPR, है ना, विद ट्रांसपोर्ट। हमको ले जाते हुए क्या करना है, CPR देना है। तो बेटा इसके अंदर हमको क्या करना है, जब विक्टिम आ जाए, सॉरी, जब EMS वाले आ जाएं तब CPR बंद करना है। इसके अलावा भी CPR बंद होता है। देखो 10 मिनट में CPR बंद नहीं करते हैं, CPR बंद करने का आइडल टाइम 20 मिनट के एफर्ट के बाद होता है ना। AED अराइव होने के बाद तो हमको क्या करना है, CPR को रोक करके AED पे लेना है पेशेंट को, है ना। इसके अलावा वेन टायर्ड, हाँ, ये हो सकता है अगर इन केस ऑफ वन रेस्क्यूअर, जब आप अकेले रेस्क्यूअर हैं और इतना थक गए हैं कि CPR कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो आप CPR टर्मिनेट कर दीजिए भाई। अगले के चक्कर में खुद को थोड़ी निपटना है, समझ रहे हो। लेकिन ये अमेरिका वाले ये बात नहीं समझते हैं। उनके लिए तो क्या है कि एम्बुलेंस इतनी देर में पहुंच ही जाएगी। अरे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की तो गाइडलाइन है ना ये, अब इनको पता नहीं है भारत में किसी को हार्ट अटैक आ गया तो कितनी देर में एम्बुलेंस आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, व्हाट इज द कंप्रेशन रेट ऑफ ऑल एज ग्रुप ड्यूरिंग CPR। हर एज ग्रुप के लिए कंप्रेशन रेट क्या होगी, 100 to 120 होगी। करेक्ट ऑप्शन सी है, 100 से 120, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू चेक ब्रीदिंग इन एन अनरेस्पॉन्सिव पर्सन। अनरेस्पॉन्सिव पर्सन के अंदर ब्रीदिंग को चेक करने का बेस्ट मेथड क्या है, यूज स्टेथोस्कोप। अरे आपको इस्तेमाल ही करना नहीं आता, आप स्टेथोस्कोप का कैसे यूज करोगे, नहीं करोगे, है ना। लुक लिसन एंड फील, ये कर सकते हो। वेट फॉर देम टू स्पीक, अरे वो बात करने के लिए तो हो सकता है बात गूंगा ही हो, फिर कैसे बात करोगे उससे, है ना। डम भी तो हो सकता, बोलता ही नहीं पाता हो, फिर तुम तो कहोगे बोलेगा जब मन, ऐसा नहीं है राजा। वेट फॉर देम स्पीक नहीं करना है ना, बात करने के लिए उसका इंतजार नहीं करना, उसका मूड ही नहीं हो बात करने का। ठीक है। चेक फॉर ऑक्सीजन सेचुरेशन, हर जगह आप ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक नहीं कर सकते हो ना। और ऑक्सीजन सेचुरेशन ब्रीदिंग का मानक नहीं है।
आपके ब्लड के अंदर थोड़ा बहुत ऑक्सीजन ब्रीदिंग स्टॉप होने के बाद में भी रहता है, तो ऑक्सीजन सेचुरेशन उसको भी बता सकता है ना। तो हमें क्या करना है, बेस्ट मेथड क्या है, लुक लिसन एंड फील। आप देखते रहो, फील करो, तो आपको ब्रीदिंग के बारे में पता लग जाएगा ना। नेक्स्ट देखिए, इन वन रेस्क्यूअर इन्फेंट सीपीआर व्हाट इज द करेक्ट कंप्रेशन टेक्निक। कंप्रेशन टेक्निक करेक्ट क्या होगी ना, वन रेस्क्यूअर इन्फेंट सीपीआर है ना। देखो मेरी बात सुनो, इसके अंदर भी तीनों चीजें मैं आपको बता देता हूँ, अडल्ट, चिल्ड्रन और आपका इन्फेंट। अडल्ट वही मोर देन 8 ईयर और मोर देन 25 kg, लेस देन 1 ईयर, नहीं लेस देन 8 ईयर, मोर देन 1 ईयर और लेस देन 25 kg, ये आपका चिल्ड्रन में काउंट होगा। और लेस देन 1 ईयर ये आपका इन्फेंट हो गया ना। इनके अंदर टेक्निक कौन कौन सी इस्तेमाल की जाती है ना, तो देखो मैंने आपको बता दिया था निपल लाइन के बारे में ना। जो वन रेस्क्यूअर इन्फेंट है, इसके अंदर आपका इन्फेंट के अंदर 2 फिंगर चेस्ट कंप्रेशन होता है ना। 2 फिंगर चेस्ट कंप्रेशन, चेस्ट को 2 फिंगर की मदद से दबाया जाता है इन्फेंट का, 1 साल से कम के बच्चे के अंदर। पूरी हथेली का जोर नहीं लगाना, कहाँ लगाना है, जस्ट बिलो द निपल लाइन, है ना। तो आपको इन्फेंट के बारे में पूछा गया है, तो हमें क्या करना है, 2 फिंगर चेस्ट कंप्रेशन, बिल्कुल सही है। वन हैंड चेस्ट कंप्रेशन होता है चिल्ड्रन के लिए। थंब एंड सर्कलिंग हैंड्स, थंब के बीच में लेना होता है। बेसिकली अल्टरनेट मेथड है, इन्फेंट के लिए ले सकते हैं, लेकिन ये नियोनेट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। और अडल्ट के लिए तो आपको यही करना है ना, डोमिनेंट नॉन डोमिनेंट हैंड के ऊपर डाल करके और इस तरीके से प्रेस करना है। ये हो गया आपका वन रेस्क्यूअर इन्फेंट सीपीआर के अंदर हमें क्या करना होता है, बेसिकली 2 फिंगर चेस्ट कंप्रेशन करना होता है आपका वन रेस्क्यूअर इन्फेंट सीपीआर के अंदर, है ना। अच्छा नेक्स्ट देखिए, 31 क्वेश्चन नंबर है ना, व्हाट इज द प्रायोरिटी एक्शन व्हेन द एईडी इंडिकेट शॉक एडवाइस, है ना। शॉक एडवाइस होने पर, जैसे आपकी एईडी ने कह दिया कि शॉक एडवाइस है, अब आप क्या करोगे, है ना। रिज्यूम सीपीआर, नहीं, अबे पहले शॉक देंगे ना। नेक्स्ट गिव शॉक एंड स्टैंड क्लियर, नेक्स्ट डिलीवर रेस्क्यू ब्रीथ, नेक्स्ट चेक पल्स अगेन, नहीं, ये दोनों काम भी नहीं करने। अच्छा गिव शॉक एंड स्टैंड क्लियर ये कर सकते हो क्या, कुछ गड़बड़ लग रही है ना। ये सही है, स्टैंड क्लियर एंड गिव शॉक। अरे झटका देने के बाद में दूर हटे तो क्या हटे, समझ रहे हो। झटका देने से पहले, शॉक डिलीवर करने से पहले दूर हटना है, तो स्टैंड क्लियर देन गिव शॉक। इसके अंदर ऑप्शन क्या दे रखा है, गिव शॉक देन स्टैंड क्लियर, नहीं, तो चैट जीपीटी फेल है अपने आगे ठीक है, ये ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। बाकी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पर, स्टैंड क्लियर एंड देन डिलीवर शॉक, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, A patient become unresponsive while eating. You suspect choking. What's your next action? है ना? Perform rescue breathing. Finger sweep immediately. Start CPR beginning with compressions. Check for a pulse. है ना? Choking है, unresponsive patient है ना? नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? अच्छा, खाना खाने के दौरान हुआ है ना, खाना खाने के दौरान हुआ है तो हम ये सस्पेक्ट करेंगे उसके मुंह में कुछ है। अगर विजिबल है तो हमको क्या करना है, फिंगर स्वीप करना है ना बेटा। खाना खा रहा है तो फिंगर स्वीप कर देंगे, खाना खाते टाइम बेहोश हुआ है ना। दूसरा, स्टार्ट सीपीआर विद कंप्रेशंस, इसको देंगे हम यहाँ पर सेकंड प्रायोरिटी, क्योंकि अनरेस्पॉन्सिव अडल्ट है ना, अनरेस्पॉन्सिव अडल्ट है विद सस्पेंशन ऑफ चोकिंग, है ना। चोकिंग सस्पेक्ट कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट जो जाएगा, अगर यहाँ खाना खाता हुआ नहीं होता तो हमारा फर्स्ट चॉइस क्या जाता है, सीपीआर विद चेस्ट कंप्रेशन, है ना।
लेकिन पेशेंट खाना खा रहा है, इसका मतलब उसके मुंह में भी तो कुछ हो सकता है, तो हमको फिंगर स्वीप उंगली से निकाल देना है उसको, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। When do you use a pediatric AED pad? Pediatric AED pad का इस्तेमाल कब करना है? For all children under 8 or less than 25 kg weight, for neonate only if pads are unavailable, है ना। कब इस्तेमाल करना, मैंने आपको बता दिया था। पीडिया का क्राइटेरिया सी, जो आपके CPR कंडीशन है उसके अंदर क्या है, 8 साल और 25 किलो है ना। अगर 8 साल या 25 किलो से कम का बालक है तो आपको क्या करना है, आपको पीडियाट्रिक पैड का इस्तेमाल करना है ना। इन ए चाइल्ड विद ए पल्स बट पुअर ब्रीदिंग, हाउ मेनी ब्रीथ पर मिनट शुड डिलीवर, है ना। चाइल्ड विद ए पल्स बट पुअर ब्रीदिंग, हाउ मेनी ब्रीथ पर मिनट शुड यू डिलीवर, कितनी देनी है ना। तो देखो देनी कितनी होती है, हर 6 सेकंड के अंदर एक ब्रीथ देनी होती है अगर पल्स है और ब्रीथ नहीं है। अच्छा, हर 6 सेकंड में एक दोगे तो आपका कितनी देर में आएगी ब्रीथ, है ना। तो देखो ऑप्शन दे रखा है जैसे 8 से 10 ब्रीथ पर मिनट, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, एक ब्रीथ इन एवरी 3 to 5 सेकेंड, और 30 ब्रीथ पर मिनट। देखो करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, 8 से 10 ब्रीथ पर मिनट। 8 से 10 ब्रीथ पर मिनट क्यों क्यों, 1 in every 6 सेकेंड। एक ब्रीथ देनी है हर 6 सेकंड के अंदर, और सबसे जो नियरेस्ट है वो ऑप्शन क्या है आपका, यही है। इसके अलावा जो भी आपके ऑप्शन है वो सारे सारे क्या है, फर्जी है। 12 ब्रीथ नहीं देंगे, 3 से 5 सेकंड के अंदर दोगे क्या, नहीं 6 सेकंड के अंदर दोगे ना, मिनिमम टाइम 6 सेकंड है। हाइपर वेंटिलेट कर दिया, विनस रिटर्न नहीं आ पाएगा, विनस रिटर्न नहीं आएगा तो कार्डियक आउटपुट नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। और 30 ब्रीथ पर मिनट दोगे तो इसका मतलब तो पेशेंट को खुद ही वेंटिलेटर की जरूरत पैदा कर दे रहे हो। नेक्स्ट देखो, विच इज ए साइन ऑफ पुअर सीपीआर क्वालिटी, है ना। कौन सा पुअर सीपीआर क्वालिटी का साइन है, ऑप्शन देखो, फुल चेस्ट रिकॉइल नहीं, ये तो अच्छी सीपीआर क्वालिटी का साइन है, आपको बताया था। कंप्रेशन डेप्थ ऑफ 2.5 इंच, कंप्रेशन रेट ऑफ 100 to 120 पर मिनट, और एक्सेसिव वेंटिलेशन, है ना बेटा, एक्सेसिव वेंटिलेशन है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या है, एक्सेसिव वेंटिलेशन। क्यों है अभी बता रहा हूँ ना। देखो कंप्रेशन डेप्थ आप 2 से 2.5 इंच रख सकते हो अडल्ट के अंदर, मिनिमम 2 इंच है। रिब फ्रैक्चर नहीं कर देना, लेकिन 2.5 इंच तक रह सकते, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है ना। एक्सेसिव वेंटिलेशन से क्या हो सकता है, देखो वीनस रिटर्न डिक्रीज कर सकते हो आप। दूसरा हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ चेस्ट होगा क्या, नहीं, हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ स्टमक। अरे जब आप बार बार ब्रीथ दोगे तो ब्रीथ या तो आपके लंग्स में जाएगी या फिर एब्डोमेन में जाएगी। जब बहुत ज्यादा ही पेशेंट को वेंटिलेट करोगे तो एब्डोमेन में भी जाएगी। एब्डोमेन में जाने के बाद क्या होगा, स्टमक का हाइपर इन्फ्लेशन होगा। हाइपर इन्फ्लेशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एस्पिरेशन और वोमिटिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए सिंगल रेस्क्यूअर इज गिविंग सीपीआर टू एन इन्फेंट, व्हाट इज द कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो। सिंगल रेस्क्यूअर है बेटा, सिंगल रेस्क्यूअर है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, सिंगल रेस्क्यूअर है, 30:2 देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच डिवाइस यूज टू मेंटेन ओपन एयरवे ड्यूरिंग सीपीआर। एंडोस्कोप ओपन एयरवे कर सकता है क्या, नहीं। नेजल कैनुला ओपन एयरवे कर सकता है क्या, नहीं। ओरोफेरिंजियल एयरवे कर सकता है। सेंट्रल लाइन कर सकती है क्या, नहीं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ओरोफेरिंजियल एयरवे। ओरोफेरिंजियल एयरवे आपका क्या कर सकता है, ओरोफेरिंजियल एयरवे आपका ओपन एयरवे मेंटेन कर सकता है ना।
अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्रूव सर्वाइवल ऑफ कार्डियक अरेस्ट द मोस्ट, है ना, यानी कि इफेक्टिव कार्डियक जो आपका सीपीआर है वो कौन सा है इनमें से। अर्ली इंट्यूबेशन आपके जो है कार्डियक अरेस्ट सर्वाइवल को बढ़ा सकता है क्या, हाई क्वालिटी सीपीआर बढ़ा सकता है क्या, रेस्क्यू ब्रीदिंग बढ़ा सकती है, आईवी फ्लूइड बढ़ा सकती है। इनमें से मतलब सर्वाइवल का चांसेस सबसे ज्यादा कब होगा, जब आप हाई क्वालिटी सीपीआर देंगे और अर्ली डिफेब्रिलेशन करेंगे ना, जब पेशेंट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप डिफेब्रिलेट कर देंगे और हाई क्वालिटी का सीपीआर देंगे। अर्ली इंट्यूबेशन से नहीं होगा, जब तक पेशेंट के हार्ट को आपने स्टेबल नहीं कर लिया, हीमोडायनेमिकली पेशेंट स्टेबल नहीं हुआ, तो आपको इंट्यूबेट करने से कुछ नहीं मिलेगा, है ना। रेस्क्यू ब्रीथ सिर्फ दे करके आप उसका सर्वाइवल चांस बढ़ा सकते हो क्या, नहीं। ठीक है, आईवी फ्लूइड देने से तो बढ़ेगा ही नहीं कार्डियक अरेस्ट में ना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, हाई क्वालिटी सीपीआर एंड अर्ली डिफेब्रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द कंप्रेशन डेप्थ फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए कंप्रेशन डेप्थ क्या थी, 2 इंचेस थी। अडल्ट एंड चिल्ड्रन, इन्फेंट के लिए क्या थी, 1.5 इंच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यू फाइंड अ कॉलेप्स्ड पेशेंट इन ए रिमोट एरिया, नो फोन और हेल्प इज नियर बाई, व्हाट डू यू डू आफ्टर 2 मिनट ऑफ सीपीआर, है ना। आपके अगल बगल में कोई नहीं है, अकेला आदमी आपको जंगल में मिला, आपने 2 मिनट सीपीआर दे लिया, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद बेटा आप ईएमएस को लुक फॉर ए पल्स अगेन, चलो पल्स अगेन के लिए भी देख लिया ना। अबेंडन द पेशेंट, यानी पेशेंट छोड़ के भाग जाओ। अगला ऑप्शन है गो कॉल ईएमएस, कंटिन्यू सीपीआर फॉर 10 more minutes, नहीं। हमको मेडिकल इमरजेंसी सिस्टम को कांटेक्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी, आपको नेटवर्क ढूंढना पड़ेगा इस टाइम पे ना। क्यों नेटवर्क ढूंढना पड़ेगा, देखो अर्ली डिफेब्रिलेशन मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, वो क्या करता है, आपका सर्वाइवल का चांस बढ़ाता है ना। आप सीपीआर तो दे ही रहे हो, सीपीआर देने के बाद में भी अब पेशेंट रेस्पॉन्सिव नहीं है, तो आप क्या करोगे, पेशेंट रेस्पॉन्सिव नहीं है तो सबसे पहली बात यह कि आपको मेडिकल हेल्प चाहिए। मेडिकल हेल्प कब मिलेगी, जब आप इधर उधर से कैसे भी करके हेल्प मांगोगे। तो ठीक है, आपको क्या करना है, किसी भी तरीके से मदद बुलानी है ना। 2 मिनट सीपीआर देने के बाद में नहीं आए कोई, फिर दो, लेकिन प्रायोरिटी किसको देंगे हम लोग, प्रायोरिटी इसी चीज को देंगे कि हमको ईएमएस को कॉल कर रहा है किसी तरीके से ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्यूरिंग रेस्क्यू ब्रीथ, है ना, कौन सा जो एक्शन है वो अप्रोप्रिएट है। ऑप्शंस देखो, डिलीवर ब्रीथ फॉर 5 seconds, गिव फास्ट एंड लार्ज ब्रीथ, ब्रीथ ड्यूरेशन शुड बी 1 second विद विजिबल चेस्ट रेज, गिव कंटिन्यूअस वेंटिलेशन, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा हमारा, ब्रीथ ड्यूरेशन शुड बी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर ब्रीथ ना कम ना ज्यादा, 1 सेकेंड के अंदर होना चाहिए। और पता कैसे करेंगे, हाई क्वालिटी ब्रीथ का विजिबल चेस्ट रेज, है ना, आपकी चेस्ट का रेज आपको फील होना चाहिए बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द करेक्ट लैंडमार्क फॉर इन्फेंट कंप्रेशन, आपको पहले ही बता दिया मैंने, है ना। अबव द निपल लाइन, बिलो द स्टर्नम, जस्ट बिलो द निपल लाइन, ओवर द एब्डोमेन, नहीं। करेक्ट आंसर क्या है, जस्ट बिलो द निपल लाइन। आपको इन्फेंट के अंदर सीपीआर कहां देना है, जस्ट बिलो द निपल लाइन, है ना। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द बेस्ट वे टू कंफर्म इफेक्टिवनेस ऑफ बैग मास्क वेंटिलेशन, बैग मास्क वेंटिलेशन का इफेक्टिवनेस कैसे पता करेगा, अगेन भाई कलर ऑफ लिप्स, चेस्ट रेज, पल्स रेट, ब्रीथ साउंड ओनली, नहीं। किससे, चेस्ट रेज से। कोई ब्रेथ इफेक्टिव हुई है या नहीं हुई उसका पता चेस्ट रेज से ही लगेगा, है ना। नेक्स्ट देखो, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंक्रीजिंग सर्वाइवल इन कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट में सर्वाइवल कौन सबसे ज्यादा बढ़ाता है। ऑप्शन देखो, प्रॉपर पेशेंट हिस्ट्री, क्वालिटी ऑफ चेस्ट कंप्रेशन, नंबर ऑफ रेस्क्यूअर्स और हॉस्पिटल सेटिंग। अगेन भाई क्वालिटी ऑफ चेस्ट कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन और आपने ब्रीथ कितनी इफेक्टिवली डिलीवर करी है, वो चीज आपकी सर्वाइवल को बढ़ाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, क्वालिटी ऑफ चेस्ट कंप्रेशन यहाँ पर, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज ट्रू रिगार्डिंग एईडी पैड प्लेसमेंट इन अडल्ट, है ना। एईडी पैड का प्लेसमेंट हम अडल्ट में कर रहे हैं, कहाँ करेंगे, वन ऑन द चेस्ट, वन ऑन द बैक, बोथ ऑन लेफ्ट चेस्ट, वन बिलो राइट कॉलर बोन, वन लेफ्ट चेस्ट साइड, ऑन बोथ शोल्डर्स, है ना। कहाँ करना है, कहाँ कहाँ कर सकते हैं,
चलो मैं आपसे पूछता हूँ कहाँ कहाँ कर सकते हैं ना। मैंने आपको बताया था, वन बिलो राइट कॉलर बोन, वन ऑन लेफ्ट चेस्ट साइड। कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। एक आपका यहाँ पर और एक लेटरल, है ना, एक एंटीरियर राइट कॉलर बोल के नीचे और एक आपका जो है लेटरल होता है मिड एक्सिलरी लाइन पे ना। तो यहां पर आप कर सकते हो। अच्छा दूसरा, वन ऑन द चेस्ट वन ऑन द बैक कर सकते हो क्या? ये भी कर सकते हैं बेटा, है ना। चेस्ट पे भी लगा सकते हैं और बैक पे भी लगा सकते हैं। लगाते कब है ना, ये थोड़ा सा जानने का क्वेश्चन है। ये चीज आपकी छोड़ दी गई थी पहले ना, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ नहीं पाए थे। हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, इधर और इधर, है ना। दूसरा, एक आगे और एक पीछे, है ना। इसको कब कर सकते हैं? तो इसको कर सकते हैं हम लोग डीएसडी के अंदर। डीएसडी क्या होती है बेसिकली? ड्यूअल सीक्वेंशियल डिफेब्रिलेशन, है ना, इसको बोलते हैं डीएसडी। इसके अंदर दो डिफेब्रिलेटर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। कब यूज करते हैं? हम इसका इस्तेमाल करते हैं जब हमने 3 बार सिंगल डिफेब्रिलेटर का इस्तेमाल करके हमने 3 शॉक डिलीवर कर दिए और पेशेंट की जो हम रिद्म है उसको बैक टू नॉर्मल नहीं ला पाए। स्टिल अगर पेशेंट क्या है, वीटीएफ वीएफ में है। बेसिकली इस्तेमाल कब करते हैं? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में ना, जो है आपका रिफ्रैक्टरी वेंट्रिकुलर, है ना। यानी कि आपने मेडिसिन भी दे ली है आपकी और उसके बाद भी आप पेशेंट को स्टेबल नहीं कर पाए हो, तो हमको क्या करना है? हमको ये ड्यूअल सिक्वेंशियल डिफेब्रिलेशन का इस्तेमाल करना है। इसके अंदर क्या होता है, एक डिफेब्रिलेटर को आप लगाओगे ऐसे जैसे नॉर्मली हम लोग लगाते हैं और एक को लगाओगे एंटीरियर टू पोस्टीरियर, है ना। और दोनों का शॉक एक साथ डिलीवर करोगे, है ना। तो क्या होगा, पेशेंट को बैक टू नॉर्मल रिदम में वो पेशेंट आ जाएगा। और हमने इसको ऐसा क्यों कहा, मतलब इसके अंदर ऐसा क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि इसमें ड्यूअल सीक्वेंशियल डिफिब्रिलेशन होता है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, डीएसडी कहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यू आर अलोन एंड विटनेस ए चाइल्ड कोलैप्स, व्हाट शुड यू डू फर्स्ट? ये क्वेश्चन भी रिपीट है बेटा, है ना। बच्चा कोलैप्स मिला, क्या करोगे? चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। CABD, ध्यान रखना अनरेस्पॉन्सिव चाइल्ड के अंदर हेल्प मांगने से पहले आपको CABD सीक्वेंस फॉलो करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाउ डू यू मैनेज प्रेग्नेंट वुमेन विद कार्डियक अरेस्ट? प्रेग्नेंट वुमेन को कार्डियक अरेस्ट कैसे मैनेज करोगे? ऑप्शन दे रखे हैं, लेफ्ट लेटरल टिल्ट एंड स्टार्ट CPR, अवॉइड कंप्रेशन, डिले डिफिब्रिलेशन, डिलीवर बेबी फर्स्ट, है ना। चलिए देखिए, यहां पर हमारे सामने बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि प्रेग्नेंट लेडी है, उसको CPR कैसे देते हैं। ये भी मैंने आपको पिछली क्लासेस में नहीं पढ़ा है ना। हमको उसके अंदर लेफ्ट यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट करना होता है। LUD, है ना। लेफ्ट यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट कैसे करता है? बेसिकली या तो कोई आदमी मैन्युअली जो यूट्रस है उसको लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस करेगा, है ना। समवन
pull uterus towards left manually, apply a pillow under right hip. It gives 15 to 30 degree pelvic tilt, है ना। एलयूडी के अंदर क्या करेंगे, लेफ्ट यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि या तो एक कोई आदमी एक हाथ से या दोनों हाथ से यूट्रस को लेफ्ट साइड की तरफ पुल करेगा, खींचेगा, ठीक है, धकेलेगा, है ना। और अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरी तरफ हमें क्या करना है कि जो राइट साइड का हिप है उसके नीचे एक पिलो लगा देंगे, जिससे जो है आपका पेल्विक टिल्ट मिलेगा 15 से 30 डिग्री। करते क्यों है, बेसिकली जो ग्रेविड यूट्रस है ना, ग्रेविड यूट्रस आप लगा लो मोर देन 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, कंप्रेस inferior vena cava एंड aorta। तो ये जब कंप्रेस कर देगा aorta को और आपके inferior vena cava को, तो ये क्या करेगा, इससे हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक है। हमको चाहिए कि भैया प्रॉपर वीनस रिटर्न आए, प्रॉपर कार्डियक आउटपुट मेंटेन हो। वो सिर्फ एक ही कंडीशन में मेंटेन हो सकते हैं बेटा, जब आप क्या करोगे, उस पर से प्रेशर को हटा दोगे। और उस पर से प्रेशर हटाने का क्या तरीका है, उस पर से प्रेशर हटाने का सिर्फ एक तरीका है, जब आप ग्रेविड यूट्रस का जो प्रेशर है उसको उस पर से हटा लोगे ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लेफ्ट यूटेराइन पेल्विक टिल्ट करते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट लेटरल टिल्ट एंड स्टार्ट सीपीआर, है ना। अदर ऑप्शंस क्या थे, अवॉइड कंप्रेशन, डिलेड डिफिब्रिलेशन और डिलीवर बेबी फर्स्ट। नहीं, इनका कोई रोल नहीं है ना। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन देखो, What should rescuers do immediately after delivering a shock with the AED? AED से शॉक देने के तुरंत बाद क्या करना है, रीस्टार्ट सीपीआर। रीस्टार्ट भी गलत लिख रखा है, रिज्यूम सीपीआर, है ना। हमने पॉज किया था सीपीआर को, टर्मिनेट नहीं किया था। टर्मिनेट करोगे तब रीस्टार्ट करोगे ना, पॉज किया था इसका मतलब रिज्यूम सीपीआर करना है आपको, है ना। पल्स चेक नहीं करते हैं, अरे इतना राम कहानी समझाइए डिफिब्रिलेशन की। डिफिब्रिलेशन करते हैं तो उसका मतलब हार्ट को रोक देते हैं, इम्पल्सेस को रोक देते हैं, है ना, स्टिमुलेट नहीं करते हैं। तो जब इम्पल्स रोक दी तो रोक दोगे तो फिर उसके बाद में चलाना तो पड़ेगा, चलाओगे कैसे, सीपीआर दे करके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, ऑप्शन देखो, सडन एरिथमिया, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, रेस्पिरेटरी फेलियर, स्ट्रोक और डायबिटीज। डायबिटीज चिल्ड्रन में कॉमन कॉज नहीं है, स्ट्रोक चिल्ड्रन में कॉमन कॉज नहीं है, सडन एरिथमिया कॉन्जेनाइटल हो सकता है लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज नहीं है, रेस्पिरेटरी और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन मोस्ट कॉमन कॉज है। क्यों, कुछ भी खाते पीते ही रहते हैं, कुछ भी अटका लेते हैं, है ना। तो ऐसे करना है आपको ना। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन यू सी समवन कोलैप्स। पहला स्टेप क्या होगा जब आप देखोगे कि कोई कोलैप्स हो गया है, बिगिन सीपीआर इमीडिएटली, चेक रेस्पॉन्सिवनेस, डिलीवर टू ब्रीथ, टेक देम टू द हॉस्पिटल, है ना। वही जो डॉक्टर साहब कहानी बताई थी, आज तक वालों ने डाल रखी थी फोटो पे ना, कोई भी लोग डाल देते हैं कि भैया ऐसे करके जान बचाई। तो वो जान बचाने से पहले मरीज की रेस्पॉन्सिवनेस चेक नहीं करते कि आदमी रेस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको रेस्पॉन्सिवनेस चेक करनी है पेशेंट की। रेस्पॉन्सिवनेस चेक करने के बाद में ही आपको आगे किसी स्टेप पर जाना है। तो सीपीआर इमीडिएटली नहीं शुरू करेंगे, बहुत से लोग यही गलती करते हैं। डिलीवर टू ब्रीथ नहीं करना है, टेक देम टू द हॉस्पिटल, इस चीज का वेट नहीं करना है ना, हो सकता है हॉस्पिटल में कोलैप्स हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए पेशेंट इज फाउंड अनरेस्पॉन्सिव विद अ मॉनिटर शोइंग वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, व्हाट इज योर फर्स्ट एक्शन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है
फिब्रिलेशन है, इसका मतलब शॉकेबल रिदम है। शॉकेबल रिदम की कंडीशन में डिलीवर शॉक एज सून एज पॉसिबल। एडमिनिस्टर एट्रोपिन नहीं, एट्रोपिन ब्रेडिकार्डियम पल्स बढ़ाने का काम आता है। डिलीवर अनसिंक्रोनाइज्ड शॉक, डिफिब्रिलेशन होता है इसका मतलब, है ना। सिंक्रोनाइज्ड शॉक का मतलब होता है कार्डियोवर्जन, और अनसिंक्रोनाइज्ड शॉक का मतलब होता है डिफिब्रिलेशन। स्टार्ट आईवी फ्लूइड, एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन। करेक्ट आंसर क्या आएगा? डिलीवर अनसिंक्रोनाइज्ड शॉक। अरे शॉकेबल रिदम में सबसे पहले शॉक ही देना होता है। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग अ कोड ए पेशेंट हैज asystole ऑन द मॉनिटर, व्हाट इज योर इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप, है ना। शॉक द पेशेंट, नॉन शॉकेबल रिदम में शॉक डिलीवर नहीं कर सकते। एडमिनिस्टर एमाइडोरन, एंटी एरिथमेटिक ड्रग है। एरिथमिया होने के लिए कोई रिदम तो हो, वो स्टेट फ्लैट लाइन है, उसमें क्या एंटी एरिथमेटिक दोगे ना। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार्ट हाई क्वालिटी सीपीआर और चेक फॉर डीएनआर ऑर्डर, दोनों हो सकते हैं। डीएनआर ऑर्डर भी चेक कर सकते हो और हाई क्वालिटी सीपीआर भी दे सकते हो, लेकिन अब हमको पढ़ना है क्वेश्चन, अब टू बी स्पेसिफिक होना है। ड्यूरिंग ए कोड, कोड का मतलब कोड ब्लू, कोड ब्लू अनाउंस हो चुका है, माइक पे जोर जोर चिल्लाया गया है कोड ब्लू 302 नंबर कमरे में, ना। तो ये तो चिल्लाने वाले से उसने पहले ही देख लिया होगा कि डीएनआर है कि नहीं है। अगर डीएनआर है तो कोड ब्लू टीम को बुलाएंगे ही नहीं। भाई कोड ब्लू टीम वाले क्या तमाशा देखेंगे, उनका काम क्या है? रेsuscitation करना है ना। तो जब डू नॉट रेsuscitate का ऑर्डर आदमी लेके बैठा है तो कोड ब्लू टीम क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी, ठीक है। तो उनको बुलाया ही नहीं जाएगा, कोड अनाउंस अस्पताल में नहीं होगा। तो अब समझिए मेरी बात कि ड्यूरिंग ए कोड, कोड अगर है और पेशेंट को एसिस्टोल है तो तुरंत उसको क्या करना है? हाई क्वालिटी सीपीआर देना है। करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? स्टार्ट हाई क्वालिटी सीपीआर, है ना। नेक्स्ट देखो, और इज द करेक्ट डोज एंड टाइमिंग ऑफ एपिनेफ्रिन ड्यूरिंग ए कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में एपिनेफ्रिन की करेक्ट डोज और टाइमिंग क्या है? चिल्ला चिल्ला के 1000 बार बता दिया। 1 mg इन एवरी 3 to 5 मिनट, 1 mg देनी है 3 से 5 मिनट के अंतराल में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए पेशेंट इज पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया बीइंग रेसिसुटेटेड, व्हाट इज द नेक्स्ट अप्रोप्रिएट एक्शन? पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, क्या है? शॉकेबल रिदम है। ऑप्शंस क्या है? गिव एट्रोपिन, इमीडिएट डिफिब्रिलेशन, गिव ऑक्सीजन मॉनिटर, प्लेस ए पेसमेकर। एट्रोपिन नहीं देंगे, डिफिब्रिलेशन देना है, तुरंत बाद डिफिब्रिलेशन देना है, ऑक्सीजन मॉनिटर तो दे ही रहे हैं, और पेसमेकर ब्रेडिकार्डिया। पेसिंग, हार्ट को गति कब देंगे? जब गति है नहीं उसके अंदर, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा गति है, उसको रोकना है ना, बहुत ज्यादा इंपल्सेज है। पल्सलेस वेंटिकुलर टेकिकार्डिया है। नेक्स्ट देखो, ए पेशेंट विद सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया इज हाइपोटेंसिव, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस? सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया का सिम्टम यहाँ पे क्या दे रखा है? हाइपोटेंशन दे रखा है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? ड्रग ऑफ चॉइस होगी बेटा एट्रोपिन, है ना। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? एट्रोपिन। एडिनोसिन क्या करता है आपका? एडिनोसिन तो आपका एंटी एरिथमेटिक है। और ये क्या करता है? एवी नोडल डिले करता है। ड्रग ऑफ चॉइस है आपका सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का, है ना। अगर हार्ट के ऊपर हिस्से में यानी एट्रियम के अंदर बहुत ज्यादा इंपल्सेस जनरेट हो रही हैं, वो एवी नोड से ट्रेवल करके नीचे जा रही हैं और वहां पर क्या कर रही हैं? आपका टेकिकार्डिया कर रही हैं। सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया ना, वेंट्रिकल से ऊपर का टेकिकार्डिया क्या है? सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है। उसको कम करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? एडिनोसिन का इस्तेमाल करते हैं। एडिनोसिन क्या करता है? बेसिकली आपका एवी नोड से जो इंपल्सेस का ट्रांसमिशन है ना, जो क्यूटी है उसको प्रोलॉन्ग कर देता है ना। क्यूटी को नहीं, सॉरी, जो आपका जो भी है क्या कहते हैं आपका, जो ट्रांसमिशन टाइम है एवी नोड से इंपल्स जाने का टाइम है, उसको डिले कर देता है। कौन सा होगा? पीआर इंटरवल होगा ना, तो पीआर इंटरवल को बढ़ा देता है ये, ठीक है। तो पीआर इंटरवल को बढ़ा देगा तो टेकिकार्डिया आपका अपने आप कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एमिडोरन। एमिडोरन क्या करता है? बेसिकली आपका ये पोटेशियम, सोडियम और जो आपका कैल्शियम है, तीनों चैनलों को ब्लॉक करता है ना, एक रेंज तक
सब पे काम करता है, सारे चैनल ब्लॉक करेगा, सारे चैनल ब्लॉक करेगा तो क्या करेगा, ये एंटी एरिथमेटिक क्लास थर्ड है ये भी। एंटी एरिथमेटिक क्लास थर्ड की ड्रग है ना। ये क्या करती है बेसिकली आपका, ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है ना। आपके कब काम आती है, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर हार्ट मसल्स को स्टेबलाइज करने के काम में आती है ना। एट्रोपिन क्या करता है, ब्रेडिकार्डिया में चॉइस ऑफ ड्रग है। कब कब काम एट्रोपिन नहीं करता है, सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, और उसके अलावा ट्रांसप्लांटेड हार्ट। ठीक है। एपिनेफ्रिन क्या है, एपिनेफ्रिन तो आपका क्या करता है, एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन बेसिकली आपका कार्डियक मसल्स का जो परफ्यूजन है उसको बढ़ाता है ना। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग रेसिस्टेशन द रिदम शोज पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, व्हाट डू यू फर्स्ट। पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, इसका मतलब क्या है, नॉन शॉकेबल रिदम है। डिफेब्रिलेट करेंगे क्या, डिफेब्रिलेट तो कर ही नहीं सकते। गिव लिडोकेन, एंटी एरिथमेटिक होता, अगर एरिथमिया होता तो देते, एरिथमिया नहीं है। ये क्या है, डिसएसोसिएशन है आपका किसके साथ में, पल्स का कार्डियक एक्टिविटी के साथ में ना। अच्छा, बिगिन हाई क्वालिटी सीपीआर, गिव एपिनेफ्रिन, चेक ऑक्सीजन लेवल, नहीं। नॉन शॉकेबल रिदम के अंदर आपको तुरंत सीपीआर, हाई क्वालिटी सीपीआर शुरू कर देना है, एपिनेफ्रिन देना है ना। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रिवर्सिबल कॉज ऑफ पीईए। पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है जो कि रिवर्सिबल है, हेड इंजरी, हाइपोवोलीमिया, सेप्सिस और हाइपरटेंशन। बेटा सबसे कॉमन कॉज क्या होता है, हाइपोवोलीमिया होता है। हाइपोवोलीमिया की वजह से पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। बेसिकली आपका हार्ट जो है ना, हार्ट सफिशिएंट इंपल्स जनरेट कर रहा है, लेकिन हार्ट में से बाहर क्या इजेक्ट होगा, ब्लड होगा। तो जब ब्लड का वॉल्यूम सफिशिएंट नहीं है तो वो क्या, उसको किसी चीज को इजेक्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से क्या अराइज होता है, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अराइज होती है ना। तो हाइपोवोलीमिया क्या है, मोस्ट कॉमन रिवर्सिबल कॉज है ना, रिवर्सिबल कॉज है किसका, पीईए का, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मोस्ट कॉमन रिवर्सिबल कॉज है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन पेशेंट विद सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के पेशेंट के अंदर आपको क्या देखना है कि आपका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। तो देखो, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के अंदर हमारी ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो एडिनोसिन है, मैंने आपको बता दिया था अभी है ना। एडिनोसिन क्या करती है, कॉज एवी नोडल डिले। तो जो इम्पल्सेज वेंट्रिकल्स के ऊपर बनी थी और बहुत फास्टली ट्रेवल करके आ रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, टेकिकार्डिया हो रहा था, वो क्या हो जाएंगी हमारी, कम हो जाएंगी। कम हो जाएंगी तो पेशेंट क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द रेकमेंडेड इनिशियल डोज ऑफ एडिनोसिन इन स्टेबल एसवीटी। स्टेबल एसवीटी के अंदर रेकमेंडेड इनिशियल डोज क्या है बेटा, 6 mg रैपिड आईवी पुश है ना, फॉलोड बाय 10 ml NS फ्लश। ये याद रख लेना है ना। एसवीटी की पहली डोज एडिनोसिन की क्या होगी, 6 mg होगी, और दूसरी डोज क्या होगी, 12 mg होगी, लेकिन स्लो नहीं होगी ना, 12 mg बोलस फॉलोड बाय 10 ml NS फ्लश। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, विच रिदम इज शॉकेबल इन एसीएलएस एल्गोरिथम। पूछा गया कौन सी रिदम शॉकेबल है, शॉकेबल एसिस्टोल शॉकेबल नहीं है, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया शॉकेबल रिदम है, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शॉकेबल रिदम नहीं है, नॉर्मल साइनस रिदम शॉकेबल रिदम नहीं होते। पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और वेंट्रिकल फिब्रिलेशन दो रिदम क्या है आपकी, शॉकेबल रिदम होती है। नेक्स्ट देखो, आफ्टर द फर्स्ट शॉक इन वीएफ व्हाट इज द नेक्स्ट रिकमेंडेड मेडिकेशन ना। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर आपने पहला शॉक दे दिया है, शॉक देने के तुरंत बाद में आपको कौन सी दवा देनी है,
तो शॉक देने के बाद में आपको क्या देनी है, एपिनेफ्रिन देनी है बेटा, है ना। एपिनेफ्रिन क्यों देनी है, आपने फर्स्ट शॉक दिया है, और जो आपका कोई भी एंटी एरिथमेटिक है, लिडोकेन या फिर एमाइडरोन, गिवन आफ्टर 2 शॉक, दो शॉक देने के बाद में एमिडेरोन या फिर लिडोकेन देना है, तो इससे पहले हमको क्या देना पड़ेगा, एपिनेफ्रिन देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एमिडेरोन इन कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में पर्पस क्या होता है ना एमिडेरोन का, इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट इंक्रीज करता है क्या, नहीं, मोस्ट कॉमनली एट्रोपिन या एड्रेनलिन इंक्रीज करता है ना। स्लो डाउन एट्रियल फिब्रिलेशन को स्लो कर सकता है क्या, नहीं। स्टेबलाइज वेंट्रिकुलर एरिथमियाज, बिल्कुल, वेंट्रिकुलर एरिथमियाज को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। इंप्रूव ब्लड प्रेशर करता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं करेगा, है ना। कैसे करेगा, जब अरे जब एक इफेक्टिव हार्ट बीट आ जाएगी तो फिर बाद में इंप्रूव हो ही जाएगा, लेकिन करता क्या है, वेंट्रिकुलर एरिथमिया को स्टेबलाइज करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच कंडीशन इज नॉट पार्ट ऑफ द 5H एंड T's ऑफ ACLS रिवर्सिबल कॉज, है ना। ACLS के रिवर्सिबल कॉज में कौन सा नहीं आता है, हाइपोथर्मिया रिवर्सिबल कॉज है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स रिवर्सिबल कॉज है, हाइपोग्लाइसीमिया रिवर्सिबल कॉज नहीं है, कार्डियक टेम्पोनेट रिवर्सिबल कॉज है ना। नॉट ए पार्ट पूछा गया है तो हमारा हाइपोग्लाइसीमिया आएगा। हम देख लेते हैं तुरंत कि हमारे कौन कौन से कॉज हैं, ठीक है। 5H और 5T, ठीक है। सबसे पहला H हाइपोथर्मिया, है ना। दूसरा हाइपो और हाइपरकैलिमिया, तीसरा हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तीन हो गए, हाइड्रोजन आयन, हाइपोक्सिया, चौथा हो गया हाइपोक्सिया, और पांचवा हो गया आपका हाइपोवॉलीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया कहीं था क्या, नहीं था। मुझे जहां तक ध्यान है मैंने आपको पिछली क्लास में हाइपोग्लाइसीमिया पढ़ा दिया था ना, वो भी चैट जीपीटी की देने, वो गलत टेबल दी थी उसने। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता है ना। बेसिकली हम अपना टाइम कम करने के लिए जो स्टडी मटेरियल है ना उसको कहीं ना कहीं एआई टूल्स की मदद से थोड़ा बहुत जनरेट करते हैं, तो उसमें कहीं कहीं दिक्कत हो जाती है, आप उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। हर जगह नहीं है, ये 0.01% चांस है कि कुछ ऐसा मिस्टेक होती है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका है ना, टी कौन कौन से हैं, टेंशन न्यूमोथोरेक्स ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। टेम्पोनेड, पेरिकार्डियम में फ्लूइड बिल्डअप हो जाना, कार्डियक टेम्पोनेड हो गया। उसके अलावा थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और एमआई, ठीक है। फिर आ गया आपका टॉक्सिन्स, ठीक है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का और एमआई का, तो ये टोटल हो गए आपके 5, टेंशन न्यूमोथोरेक्स, टेम्पोनेट, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एमआई, दोनों के अंदर थ्रोम्बोसिस है और टॉक्सिन्स है ना। इधर देखो हाइपोथर्मिया हो गया, हाइपो और हाइपरकैलिमिया हो गया, हाइड्रोजन आयन एसिडोसिस है ना, हाइपोक्सिया हो गया और आपका हाइपोवोलीमिया हो गया, ये सारी चीजें हो गई है ना। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट एक्शन आफ्टर रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। आरओएससी के बाद में अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यू ऑक्सीजन, नहीं बे, 72 घंटे तक नहीं हटानी है। चेक न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स ओनली, ऑप्टिमाइज वेंटिलेशन एंड ब्लड प्रेशर, रिमूव आईवी एक्सेस। क्या करना है, ऑप्टिमाइज वेंटिलेशन एंड बीपी। SpO2 मेंटेन करना है 94 से 99 तक, और ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है मोर देन 90 सिस्टोलिक, ठीक है, आरओएससी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए 45-year-old इज नैरो कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया एंड अनस्टेबल। नैरो कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया है और अनस्टेबल है, तो हमें क्या करना है, परफॉर्म ऑप्शंस है, एडमिनिस्टर एट्रोपिन,
टैकीकार्डिया में एट्रोपिन देंगे क्या? नहीं देंगे। स्टार्ट एमिडेरोन ड्रिप, एमिडेरोन ड्रिप देंगे क्या? ठीक है, अभी आगे देख लेते हैं। परफॉर्म सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन, कार्डियोवर्जन करेंगे या डिफिब्रिलेट करेंगे? ठीक है, अब देखो पेशेंट क्या है, अनस्टेबल है और किस कंडीशन में है? नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया में है। तो देखो बेटा, एमिडेरोन जो होता है वो वाइड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया में दिया जाता है। अब यहां पर या तो हमारे पास ऑप्शन होता एडिनोसिन, लेकिन एडिनोसिन का इस्तेमाल भी जब करते हैं जब पेशेंट क्या है, एसिम्प्टोमेटिक है या फिर स्टेबल है। अगर पेशेंट अनस्टेबल है ना आपका, अनस्टेबल पेशेंट के लिए एक इलाज है, कार्डियोवर्जन करना है। डिफेब्रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग एसीएलएस में, जब पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में है ना। और कार्डियोवर्जन का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? जब हमको एक मतलब जो है आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, स्पेशली आर वेव के साथ में सिंक्रोनाइज करना होता है। एक एक जो आपकी हार्ट बीट है उसके साथ में जो शॉक है उसको सिंक्रोनाइज करते हैं ना, सिंक करते हैं, बेसिकली दोनों चीजें साथ साथ होती हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है? सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन करना होता है। तो यहाँ पर क्या है, वाइड सॉरी नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया है, पेशेंट टैकीकार्डिया में है, तो हमको प्लान्ड एक शॉक देना होता है। प्लान्ड शॉक जो होता है वो कार्डियोवर्जन होता है। और जो केओटिक कंडीशंस होती है ना, बहुत ज्यादा केओस है, मरीज मरने वाला है, तो आपको डिफेब्रिलेशन देना होता है। कार्डियोवर्जन जो होता है वो लो वोल्टेज होता है और जो डिफेब्रिलेशन होता है वो बेसिकली हाई वोल्टेज होता है। लो वोल्टेज में जैसे कार्डियोवर्जन की क्या है, 50 to 100 जूल हम लोग बेसिकली एनर्जी लेवल सेट करते हैं। जबकि जो डिफेब्रिलेशन है उसका जो बाइफेजिक एनर्जी जूल का लेवल है वो क्या है, 120 से 200 है, और मोनोफेजिक के अंदर 360 जूल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द की साइन ऑफ आरओएससी ड्यूरिंग सीपीआर? सीपीआर के दौरान की साइन क्या होगा? तो की साइन देखिए सीपीआर के दौरान क्या होगा। रिटर्न सॉरी ऑप्शन है, पेशेंट मूवमेंट, रिटर्न ऑफ पाल्पेबल पल्स, स्किन कलर इंप्रूवमेंट, प्यूपिलरी रिएक्शन। आरओएससी का हम लोग मानेंगे रिटर्न ऑफ पाल्पेबल पल्स। जब आपको पल्स फील होने लग जाए इसका मतलब आपको आरओएससी अचीव हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ए पेशेंट विद वाइड क्यूआरएस टैकीकार्डिया हैज ए पल्स एंड इज स्टेबल, व्हाट इज द रेकमेंडेड ड्रग? है ना, अगेन देखो वही क्वेश्चन मैंने जो डिस्कस किया था, यहाँ पेशेंट स्टेबल है तो हमको ड्रग देनी है ना। अब क्या है, पेशेंट वाइड क्यूआरएस टैकीकार्डिया, वाइड क्यूआरएस टैकीकार्डिया के अंदर जो ड्रग है वो आपकी एमिडेरोन है ना, एमिडेरोन है वाइड जो आपका है टैकीकार्डिया उसके अंदर। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम कम्युलेटिव डोज ऑफ एमिडेरोन ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट? कार्डियक अरेस्ट के दौरान यानी कि कम्युलेटिव डोज मतलब कंप्लीट डोज कितनी है ना। तो पहली डोज 300 mg, फॉलोड बाय 150 mg फर्स्ट डोज, और 150 mg वाली है सेकेंड डोज। कम्युलेटिव डोज कितनी निकल के आई? 450 mg। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट के दौरान एमिडेरोन की कितनी डोज देनी है? 450 mg। नेक्स्ट देखो ऑप्शन है ना, क्वेश्चन देखो अगला। इन ए सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया इफ एट्रोपिन फेल व्हाट इज द नेक्स्ट इंटरवेंशन? सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया है और एट्रोपिन काम नहीं कर रहा है, अब आप आगे क्या करोगे? डिफेब्रिलेशन नहीं, डिफेब्रिलेशन सारे इंपल्सेस को रोक देगा। डोपामिन और एपिनेफ्रिन इन्फ्यूजन, सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन और एमाइडेरोन। एमाइडेरोन एरिथमिया में देते हैं, कार्डियोवर्जन भी नहीं कर सकते हैं इस पेशेंट का ना, क्योंकि यहाँ पर टेकिकार्डिया नहीं है। अब देखो, ब्रेडिकार्डिया है, हमारे पास में दो ऑप्शन आते हैं यहाँ पर है ना, या तो ड्रग आएगी या फिर पेसिंग आती है ना। तो ड्रग के अंदर तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डोपामिन और एपिनेफ्रिन का हम लोग इन्फ्यूजन शुरू कर देते हैं ना, या फिर
अगर ये भी फेल हो जाए ड्रग, तो आपको पेस मेकर लगाना होता है ना, एक्सटर्नल और इंटरनल, इम्प्लांटेबल होता है, और एक जो सेंट्रल लाइन के थ्रू वाया जाता है और उसके बाद में पेस करता है ना, तो आपको पेसिंग करनी होती है। अगर ड्रग फेल हो जाएगी तब हम पेसिंग शुरू करते हैं ना। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द डोज ऑफ एट्रोपिन फॉर ब्रेडिकार्डिया। बेटा ब्रेडिकार्डिया के अंदर एट्रोपिन की डोज क्या है? तो देखो, ब्रेडिकार्डिया के अंदर एट्रोपिन की जो आपकी डोज है, वो करंट गाइडलाइन ये कहती है कि 1 mg इन 3 to 5 मिनट, मैक्सिमम 3 mg। 3 इंजेक्शन लगा सकते हैं हम लोग 1 1 mg के 3 से 5 मिनट के अंदर। ऑप्शन देखिए, 0.1 mg एवरी 2 मिनट गलत हो गया, 1 mg एवरी 10 मिनट गलत हो गया, 0.5 mg एवरी 3 से 5 मिनट गलत हो गया, और 2 mg एवरी 1 मिनट गलत हो गया। सारे ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये पुरानी आपकी जो गाइडलाइन है ये फॉलो कर रखी है इसने ना। पुरानी गाइडलाइन क्या कहती है, हम लोग पढ़ रहे हैं गाइडलाइन किसकी पढ़ते हैं हम लोग इस मामले में, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की। AHA पहले क्या कहता था, 0.5 mg, उसके बाद 0.6 mg। अब भी आप हॉस्पिटल्स के अंदर देखोगे तो 1 ml का एम्प्यूल कितने mg का आता है, 0.6 mg का आता है। और उसके बाद जो लेटेस्ट गाइडलाइन है 2020 में जो आई थी, वो क्या कहती है, 1 mg। ठीक है, तो अगर ऑप्शन नहीं दे रखा है तो करेक्ट ऑप्शन तो यही टिक करना है, 0.5 mg एवरी 3 to 5 मिनट, मैक्सिमम 3। आधा पूरा तो इसने कम से कम सही दे ही रखा है ना, लेकिन फिर भी एक्यूरेट क्या है, 1 mg इन 3 to 5 मिनट्स, मैक्सिमम आपका 3 mg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द करेक्ट एनर्जी लेवल फॉर बाइफेजिक डिफिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर बाइफेजिक, बाइफेजिक का मैंने आपको बता दिया था 120 से 200 जूल रहने वाला है बेटा। ठीक है, सिंक्रोनाइज के अंदर यहां डिफिब्रिलेशन पूछा है, सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन 50 से 100 रहने वाला है, 360 जूल मोनोफेजिक डिफिब्रिलेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी आफ्टर ROSC इज अचीव। ROSC अचीव हो गया, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? ऑप्शन देखिए, चेक ब्लड शुगर, असिस्ट टेम्परेचर, स्टेबलाइज एयरवे ब्रीदिंग, एडमिनिस्टर एमिडेरॉन। करेक्ट आंसर, स्टेबलाइज एयरवे ब्रीदिंग है ना। अरे सबसे पहले हीमोडायनेमिकली स्टेबल करना है पेशेंट को, और क्या करना है आपको, SpO2 चेक करना है। SpO2 कितना रखना है, 94 से 99 के बीच में, और BP कितना रखना है आपको, हमारा मोर देन 90 सिस्टोलिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टेम्परेचर रेंज इज रेकमेंडेड फॉर पोस्ट कार्डियक अरेस्ट थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया। थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया क्या होता है, TTM, टारगेटेड टेम्परेचर मैनेजमेंट। इसके अंदर टेम्परेचर आपको बता दिया गया था, 32 से लेकर के 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट देखिए, पेशेंट इज मोनोमॉर्फिक VT एंड हैज ए पल्स बट इट इज हाइपोटेंसिव। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, पल्स है लेकिन हाइपोटेंसिव है, यानी कि सिम्टोमेटिक है। तो देखिए क्या करना, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और सिम्टोमेटिक, एनी पेशेंट मोर देन 150 पल्स विद सिम्टम, सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन इमीडिएटली। 150 से ज्यादा पल्स हो और कोई भी सिम्टम प्रेजेंट हो तो उसको कार्डियोवर्जन करना है। करेक्ट आंसर क्या होगा, सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन। ऑप्शंस क्या क्या थे, स्टार्ट ऑक्सीजन, गिव IV फ्लूइड, सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन और डिफिब्रिलेशन। डिफिब्रिलेशन नहीं देते हैं। डिफिब्रिलेशन क्यों नहीं देते हैं, आपको मैंने पहले ही समझा दिया था कि डिफिब्रिलेशन देने के लिए पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, A 60-year-old is in bradycardia with chest pain and altered sensorium. What is the most appropriate initial treatment? ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, एट्रोपिन।
एट्रोपिन अगेन 0.5 mg दिया हुआ है बेटा। चैट जीपीटी बहुत साल पीछे चल रहा है अपन से, है ना। अपने क्या देना है, 1 mg इन एवरी 3 to 5 मिनट मैक्स, 3 mg फॉलोड बाय डोपा और एडीआर इन्फ्यूजन। जीत गए गड्ढो भाई साहब। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग रेसिस्टेशन ए रिदम चेक शोज टॉर्सडे डे पॉइंट्स, है ना। ये कौन सी भाषा है मुझे नहीं पता, लेकिन इसका नाम ही है, टीडीपी बोलते हैं इसको ना। टीडीपी दिख रहा है, कौन सी ड्रग देनी है आपको, है ना। टीडीपी का मतलब क्या होता है बेसिकली, ये आपके ये ईसीजी दी हुई है ना, ये एक आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है ना। तो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन के कभी तो ऊपर जा रहा है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और कभी क्या है आपके नीचे जा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, है ना। तो ये इस तरीके से है, इसका मतलब ये होता है कि है ना, ट्विस्ट हो रही है अराउंड द पॉइंट। तो एक पॉइंट क्या है आपका, आइसो इलेक्ट्रिक बेस है, स्ट्रेट लाइन जो भी है उसको क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक बेस बोलते हैं बेटा। तो आइसो इलेक्ट्रिक बेस के ऊपर नीचे जो ये हो रही है ना, इसको क्या बोलते हैं, टीडीपी बोलते हैं। टीडीपी का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, बेसिकली ये कॉन्जेलाइटल एनोमली की वजह से होता है, फिर इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस की वजह से हमें देखने के लिए मिलता है। इसका जो मैनेजमेंट है वो क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट है बेटा। मैग्नीशियम सल्फेट कैसे है, मैग्नीशियम सल्फेट क्या करता है आपका, बेसिकली जो मायोसाइट्स होती है ना, स्टेबलाइज करता है सेल मेम्ब्रेन को, किसकी को, मायोसाइट को, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रिवेंट अर्ली डिपोलराइजेशन। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा हमको, टीडीपी के अंदर शॉर्ट क्यूटी इंटरवल। जब ये अर्ली डिपोलराइजेशन को स्टेबलाइज कर देगा तो इसका क्या होगा, इंक्रीज ड्यूरेशन क्यूटी इंटरवल का ड्यूरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इतनी राम कहानी याद नहीं रहे कोई बात नहीं है, सीधा याद कर लेना, मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग ऑफ चॉइस है टॉर्सडेस डे पॉइंट्स की, है ना। इटालियन फ्रेंच कुछ ऐसा नाम लग रहा है यार, ये भूल जाओ उसको, फ्रेंच है ना। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉकेबल रिदम। शॉकेबल रिदम कौन सी है, अगेन एसिस्टोल, पीईए, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, साइनस ब्रेडिकार्डिया। अरे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है रे, एसिस्टोल नॉन शॉकेबल, और ब्रेडिकार्डिया में पेसिंग, शॉक नहीं देंगे। नेक्स्ट देखो, ए पेशेंट इन कार्डियक अरेस्ट इज रिसीविंग सीपीआर, कैप्नोग्राफी शोज EtCO2 8 mmHg, व्हाट डज इंडिकेट। नॉर्मल EtCO2 35 से 45 mmHg, ठीक है। ड्यूरिंग सीपीआर मोर देन 10 mmHg, गुड प्रोग्नोसिस। लेस देन 10 mmHg, पुअर प्रोग्नोसिस। और पुअर क्वालिटी सीपीआर। सडन रेज इन इंडिकेट रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन ना। देखो कुछ चीजें जान लो इसके बारे में। नॉर्मल EtCO2 का लेवल होता है 35 से 45 mmHg, है ना।
अगर 10 से ज्यादा है तो इसका मतलब अच्छा प्रोग्नोसिस है, आप अच्छी तरह से सीपीआर दे रहे हो और पेशेंट के बचने के चांसेस है ना। लेस देन 10 mmg है, इसका मतलब पुअर प्रोग्नोसिस है। पुअर प्रोग्नोसिस कैसे कि आपकी जो सीपीआर क्वालिटी है वो पुअर है, जो चेस्ट कंप्रेशन है वो प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर चेस्ट कंप्रेशन होंगे, प्रॉपर चेस्ट रिकॉइल होगा, तो उसके बाद में क्या होगा, EtCO2 का लेवल 10 से ऊपर आएगा, है ना। और अगर अचानक रेज देखने के लिए मिले आपको EtCO2 के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, पेशेंट स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन के अंदर लौट आया है ना। इसका मतलब पेशेंट स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन के अंदर लौट आया है, इसीलिए उसका क्या है, O2 का कंजप्शन बढ़ गया है, CO2 वॉश आउट हो रही है, बाहर निकाल रहा है ना। देखो अगला क्वेश्चन आ भी गया, व्हाट डज ए सडन रेज इन EtCO2 ड्यूरिंग CPR इंडिकेट। इसका मतलब क्या है, अभी मैंने आपको बताया, रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन है बेटा, है ना। नेक्स्ट देखो, व्हाट शुड बी द गोल ऑफ ऑक्सीजन सेचुरेशन पोस्ट ROSC। गोल आपको बता दिया कई बार, 94 से 99। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन पीईए अरेस्ट, पीईए का मतलब पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अरेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी हेल्पफुल। डिफाइब्रिलेशन, एट्रोपिन, आइडेंटिफाई रिवर्सिबल कॉज, सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन, है ना। पीईए दे रखा है, पीईए अरेस्ट हमको हमारे पास में हुआ है, तो हम सबसे पहले उसके कॉज का पता करेंगे। पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के अंदर डिफाइब्रिलेशन नहीं दे सकते, ब्रेडिकार्डिया नहीं है, एट्रोपिन नहीं दे सकते, कार्डियोवर्जन नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, कॉज का पता करना है। एट्रोपिन बेसिकली एड्रेनलिन होता तो मैं फिर भी आपको एड्रेनलिन पे चॉइस पे टिक करता, लेकिन एड्रेनलिन नहीं दे रखा है, एट्रोपिन दे रखा है, एट्रोपिन हम लोग नहीं देते हैं बेसिकली, है ना। तो हमें क्या करना है, रिवर्सिबल कॉज को आइडेंटिफाई करना है, उसको ट्रीट करना है, 5H5T, अगर उनको ट्रीट कर पाए तो आपका बच जाएगा मरीज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू कंफर्म एडवांस एयरवे प्लेसमेंट। एडवांस एयरवे, आपने LMA डाला है, आपने ETT डाली है ना, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन किया है, बेस्ट वे कैसे होगा, पता कैसे लगेगा, चेस्ट रेज से बिल्कुल पता लगता है, EtCO2 डिटेक्शन से पता लगता है, बायलेटरल ब्रीथ साउंड से पता लगता है, पल्स ऑक्सीमेट्री से भी पता नहीं लगता है बेसिकली, ना, पल्स ऑक्सीमेट्री का कोई इतना रोल नहीं है। अब सुनो, तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन सही है, कौन सा है, कंफर्म करने के लिए हम लोग EtCO2 का इस्तेमाल करते हैं बेटा, ना। कंफर्मेटरी का मतलब EtCO2 है ना, बाकी कोई भी होता तो हम सारे के सारे दे देते। नेक्स्ट देखो, आफ्टर इंट्यूबेशन हाउ फ्रिक्वेंटली शुड ब्रीथ बी डिलीवर्ड ड्यूरिंग CPR। इंट्यूबेट कर चुके हैं, इंट्यूबेट कर चुके हैं, 30:2 वाला मामला बंद कर देंगे। अब कैसे करेंगे, एवरी 6 सेकेंड, 10 ब्रीथ पर मिनट, हर सेकंड, हर 10 सॉरी हर 6 सेकंड में एक ब्रीथ देनी है, 1 सेकंड के लिए देनी है, और 10 ब्रीथ पर मिनट देनी है। नेक्स्ट देखो, विच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एसिस्टोल। एसिस्टोल के ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग नहीं देंगे, एपिनेफ्रिन दे सकते हैं, एपिनेफ्रिन ही तो देते हैं, एपिनेफ्रिन और CPR ही तो चलता है। एमिडेरोन, एमिडेरोन नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, एमिडेरोन एक एंटी एरिथमेटिक है ना। जब एरिथमिया की ड्रग तो जब देंगे जब आपका कोई रिदम प्रेजेंट होगी, एसिस्टोल के अंदर तो कोई रिदम ही नहीं है, तो आपको नहीं देंगे। ऑक्सीजन देंगे, नन, नन तो कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द आइडल चेस्ट कंप्रेशन फ्रैक्शन परसेंटेज ऑफ टाइम कंप्रेशन आर परफॉर्म ड्यूरिंग ए कोड। यानी कोड ब्लू के अंदर जैसे आपको टोटल 10 मिनट लगी, तो 10 मिनट में कितनी देर के लिए आपका चेस्ट कंप्रेशन होना चाहिए, 8 मिनट के लिए होना चाहिए। 80% ऑफ द टाइम शुड बी कंज्यूम्ड फॉर चेस्ट कंप्रेशन, है ना। तो यहाँ पर ध्यान कर लेना, मिनिमम टाइम चेस्ट कंप्रेशन का कितना होगा, 80% होगा, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, how soon should defibrillation be performed after ventricular fibrillation is identified। ventricular fibrillation आपने आइडेंटिफाई कर लिया, डिफिब्रिलेशन देना है, कितनी देर में दोगे, विद इन 1 मिनट दोगे बेटा, एज अर्ली एज पॉसिबल। अर्ली डिफिब्रिलेशन सर्वाइवल का चांसेस बढ़ा देगा, है ना। इसके अंदर सबसे अर्लीस्ट कौन सा है, 1 मिनट है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन। सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन का पर्पज क्या है, टू स्टॉप एसिस्टोल, एसिस्टोल को रोक सकता है क्या, नहीं, स्टिमुलेट थोड़ी कर रहे हैं हम लोग, स्टिमुलेट तो शॉक से होता ही नहीं है। टू कन्वर्ट स्टेबल वेंटिकुलर टेकिकार्डिया और सुप्रावेंटिकुलर टेकिकार्डिया विद ए पल्स, ठीक है। टू रीस्टार्ट ए फ्लैट लाइन टू ट्रीट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। सुनो, जब भी टेकिकार्डिया विद पल्स होगा, सिम्टोमेटिक हो, एसिम्टोमेटिक हो, स्टेबल हो, अनस्टेबल हो, उसको हम क्या देते हैं, कार्डियोवर्जन करते हैं ना। पल्स के साथ में अगर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है तो कार्डियोवर्जन कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो,
ए पेशेंट विद एसवीटी बिकम अनस्टेबल, व्हाट इज द बेस्ट इमीडिएट एक्शन? एसवीटी का पेशेंट अनस्टेबल हो गया है, सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन कर देंगे बेटा। ऑक्सीजन देने से कुछ होगा? नहीं होगा। वेगल मैनूवर देने से अनस्टेबल पेशेंट में नहीं होगा, स्टेबल पेशेंट में वसलवा दे सकते हैं। एमिडेरोन की ड्रिप सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में नहीं देते हैं, एडिनोसिन देते हैं ना, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग ए कोड व्हाट रोल डज द एयरवे मैनेजर परफॉर्म? एयरवे मैनेजर कोड के दौरान क्या करता है? गिव ड्रग्स नहीं देगा, कंप्रेशन नहीं देगा, इफेक्टिव ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन मेंटेन करेगा, कोऑर्डिनेट सीपीआर, ये टीम लीडर का काम है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? एंश्योर इफेक्टिव ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन है ना। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ड्रग इन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग क्या है आपका? एमिडेरोन। एट्रोपिन नहीं है, एपिनेफ्रिन नहीं है, लिडोकेन फर्स्ट लाइन नहीं है, सेकंड लाइन है ना। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज ए टिपिकल साइन ऑफ सिम्प्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया? सिम्प्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया का टिपिकल साइन क्या होगा? ऑप्शन है अलर्ट ओरिएंटेड नहीं होगा, बीपी 130/80 हार्ट रेट 48 नहीं होगा, कंफ्यूजन हाइपोटेंशन और नॉर्मल ईसीजी। ईसीजी नॉर्मल कैसे होगी? ब्रेडिकार्डिया होगा ना ईसीजी के अंदर, तो कंफ्यूजन विद हाइपोटेंशन होता है बेटा, है ना। हमेशा सिम्प्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया के अंदर कंफ्यूजन और हाइपोटेंशन देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट देखो, ए पेशेंट हैज आरओएससी आफ्टर डिफिब्रिलेशन, व्हाट इंटरवेंशन इज नाउ ए प्रायोरिटी? आरओएससी हो गया है, अब क्या करोगे? रिज्यूम सीपीआर, इमीडिएट ट्रांसपोर्ट, सपोर्ट एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, शॉक अगेन। एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अगर जरूरत हो मैकेनिकल वेंटिलेशन लगाओ, ब्रीदिंग को सपोर्ट करो, एसपीओ2 को मेंटेन करो और बीपी को मेंटेन करो। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी? पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हाइपोवोलेमिया है बेटा, है ना। हाइपोथर्मिया की वजह से नहीं होगा, हाइपरटेंशन की वजह से नहीं होगा, हाइपरट्रॉफी की वजह से नहीं होगा, हाइपोवोलेमिया करेक्ट ऑप्शन है आपका। ये पहले भी किसी और सिनेरियो में क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। नेक्स्ट देखो, ए 55-year-old man collapsed and pulseless, CPR is started, what is IV access is preferred, है ना। 55 साल का आदमी कोलैप्स हो गया है, सीपीआर स्टार्ट किया गया है, आईवी एक्सेस लेना, कहाँ लेंगे? सेंट्रल लाइन ओनली, सेंट्रल लाइन लेंगे क्या? नहीं, सेंट्रल लाइन टाइम टेकिंग प्रोसीजर है ना, उसमें टाइम लगता है और स्पेशल स्किल सेट लगते हैं, स्पेशल आदमी लगते हैं, नहीं लेंगे। पेरिफेरल आईवी एक्सेस ले सकते हैं, फीमोरल आर्टरी नहीं लेंगे, इंट्राओसियस ओनली। अगर हम आईवी लेने में फेल हो जाए या फिर हमको लेस देन 10 सेकेंड के अंदर एक्सेस करना हो, तभी हम इंट्राओसियस लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिनेफ्रिन इन कार्डियक अरेस्ट? एपिनेफ्रिन का फंक्शन क्या है कार्डियक अरेस्ट में? ऑप्शंस हैं, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करना, हार्ट रेट को स्लो करना, इंक्रीज कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर और डिसॉल्व क्लॉट, है ना। तो बेटा बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करता है, हार्ट रेट को स्लो नहीं करता है, कोरोनरी आर्टरी के परफ्यूजन को और प्रेशर को बढ़ाता है, क्लॉट को डिसॉल्व करने का काम एपिनेफ्रिन का नहीं। नेक्स्ट देखो, इफ यू आर अनश्योर ऑफ ए पल्स ड्यूरिंग ए कोड व्हाट शुड यू डू, है ना। आपने पल्स चेक करी, आपको मतलब कंफर्म नहीं हो कि पल्स है कि नहीं है, क्या करोगे? वेट टू कंफर्म, बिगिन सीपीआर इमीडिएटली, यूज डॉपलर, आस्क फॉर अनदर ओपिनियन? नहीं, आपको सीपीआर शुरू कर देना। पल्स सिर्फ 10 सेकंड से कम टाइम के लिए चेक कर सकते हो, अगर श्योर नहीं हुए हो सीपीआर शुरू कर दो। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप इन एसीएलएस इन पल्सलेस एल्गोरिथम? ना पल्सलेस एल्गोरिथम में एसीएलएस क्या करता है? सीपीआर, एयरवे ब्रीदिंग, स्टार्ट ऑक्सीजनेशन, गिव मेड सीपीआर, स्टार्ट सीपीआर, अटैच मॉनिटर एडी, शॉक इफ नीडेड, चेक ग्लूकोज, डिफिब्रिलेट। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा? सबसे पहले एसीएलएस का देखो ऑर्डर है ना, एसीएलएस के ऑर्डर में क्या होगा? पहले से कोई सीपीआर दे रहा होगा तो सीपीआर चल रहा है, मॉनिटर अटैच करना है और फिर शॉक लेना है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट पोस्ट रेsuscitation केयर गोल? पोस्ट रेsuscitation केयर गोल का इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब इंपॉर्टेंट गोल क्या है? कीप पेशेंट एनपीओ, प्रिवेंटिंग रीअरेस्ट, रैपिड डिस्चार्ज और अवॉइड ऑक्सीजनेशन। क्या करना है हमको? रीअरेस्ट को प्रिवेंट करना है बेटा, दोबारा अरेस्ट ना हो जाए, इसीलिए हमको क्या करना होता है? पोस्ट रेsuscitation केयर देनी होती है। नेक्स्ट देखो, इन पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी व्हाट शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर गिविंग एपिनेफ्रिन? एपिनेफ्रिन देने के तुरंत बाद क्या करना है आपको? रिज्यूम सीपीआर करना है बेटा।
रिदम चेक नहीं करनी है, 2 मिनट बाद करनी है, शॉक डिलीवर कर नहीं सकते क्योंकि पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, कूलिंग प्रोटोकॉल ROSC के बाद करते हैं। क्या करना है, CPR रिज्यूम करना है। नेक्स्ट देखो, ए पेशेंट हैज PEA ऑन मॉनिटर एंड नो पल्स विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल इफेक्ट। पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है तो आपका अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा, शॉक नहीं दे सकते हैं, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शॉकेबल रिदम नहीं होती है, स्टार्ट CPR, गिव नेपेफ्रिन दे सकते हैं, गिव एट्रोपिन नहीं देते हैं, एमिडेरोन नहीं देते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टार्ट CPR एंड गिव एपिनेफ्रिन, है ना। तो देखो ये तो हो गए हमारे 100 क्वेश्चन रिलेटेड टू ACLS एंड BLS, है ना। तो मुझे लगता है कि अब कोई डाउट नहीं बचा होगा, है ना। इतनी राम कहानी पढ़ने के बाद भी अगर डाउट बचा है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्लास दोबारा देख लो, ठीक है। तीनों के तीनों क्लास के अंदर हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है ACLS और BLS को, है ना। तो इन क्लासों के लिए सिर्फ इतना ही है। अब आगे की क्लास में हम कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग।